वो भेजना उसकी पीडीएफ जो छुट्टी करने को वो Good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay.
Okay. So today we will discuss unsupervised learning algorithm. ठीक है, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम में हमने काफी एल्गोरिथम्स कवर कर लिए हैं. ठीक है, 8 एल्गोरिथम हम कवर कर चुके हैं. ठीक है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन, एसवीएम, केएनएन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट. ठीक है, तो 8 एल्गोरिथम हमने सुपरवाइज एल्गोरिथम में कवर कर लिए. ठीक है, अब हम देखते हैं अनसुपरवाइज एल्गोरिथम. ठीक है, तो अनसुपरवाइज लर्निंग में सबसे पहले देखते हैं के मींस एल्गोरिथम. ठीक है, तो आज इस एल्गोरिथम को समझेंगे, इसकी मैथमेटिक्स को समझेंगे और इसका कोड करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं भाई अनसुपरवाइज लर्निंग में सबसे पहले के मींस. ओके, तो बड़ी सिंपल सी एल्गोरिथम है. ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. के मींस, एक तो बात हमें ये याद रखनी है, के मींस और के एन एन. ठीक है, एक जैसा लग रहा है ना, थोड़ा बहुत एक जैसा लग रहा है, के एन एन और के मींस, और दोनों में ही हमारा के फैक्टर होता है. वहां पर भी के फैक्टर होता है, यहाँ पर भी के फैक्टर है. ठीक है, के एन एन की बात करेंगे तो के एन एन हमारा क्या है, के एन एन में के क्या चीज है, के एन में के इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट पॉइंट्स. ठीक है, के एन एन में के क्या चीज, अच्छा के एन एन में भी दो आती है. के एन एन हमारा सुपरवाइज में भी आता है और अनसुपरवाइज में भी रहता है. ठीक है, अब अनसुपरवाइज में हम के एन एन को के एन एन क्लस्टरिंग बोलते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा नाम चेंज होगा, नाम वर्ड हमारा के एन एन आएगा, लेकिन वहां पर क्या हो जाएगा, के एन एन क्लस्टरिंग. ठीक है, यहाँ पर सिंपल के एन एन है. ठीक है, तो एक ये डिफरेंस है. अच्छा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है के मींस और के एन एन में, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है. यहाँ पे आप देखोगे के नियरेस्ट नेबर, तो के क्या है, के इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट पॉइंट्स. ठीक है, कितने आसपास के पॉइंट्स आपको कंसीडर करने हैं. और अगर के मींस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि हम अनसुपरवाइज लर्निंग कर रहे हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग कर रहे हैं, इट मींस व्हाट, वी आर नॉट हैविंग एनी लेबल्स, वी आर नॉट हैविंग एनी टारगेट वेरिएबल. ठीक है, जैसे हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग में टारगेट वेरिएबल था. ठीक है, जिसको हम सुपरवाइजर बोल लेते हैं. अगर नाम से ही जाएंगे तो सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या डिफरेंस था. सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास सुपरवाइजर अवेलेबल था. ठीक है, सुपरविजन हो रहा था. ठीक है, देख रेख हो रही थी, है ना, कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं है. इस तरीके से हम चीजें देख रहे थे, एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे. तो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी था और डिपेंडेंट वेरिएबल भी था. डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम लेबल बोल रहे थे, ठीक है, वही हमारा सुपरवाइजर है. तो उसके अगेंस्ट हम चेक कर रहे थे कि ये आंसर हमारा ठीक है या नहीं, मतलब सुपरविजन हो रहा है. ठीक है, हमने कुछ ट्रेनिंग डेटा लिया, उस पर ट्रेन किया, फिर हमने टेस्टिंग डेटा लिया. अब टेस्टिंग डेटा हम ले रहे हैं 80%. कितना है ये, म्यूट करो बेटा, संध्या. ठीक है, तो हमने हमने 100% डेटा को ब्रेक किया. ठीक है, 80-20 के रेशियो में अगर ब्रेक कर दिया या 70-30 के रेशियो में ब्रेक कर दिया, तो 70% हमने या 80% पे हमने ट्रेनिंग लगाई. और 20% जो डेटा है उसका भी लेबल हमारे पास अवेलेबल है, उसका भी डिपेंडेंट वेरिएबल अवेलेबल है. ठीक है, बट वी आर चेकिंग दैट. ठीक है, वी आर चेकिंग व्हाट इज द एक्चुअल प्रिडिक्शन. ठीक है, व्हाट इज द प्रिडिक्शन एंड व्हाट इज द एक्चुअल आउटपुट. ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एक्स टेस्ट डेटा है तो टेस्ट डेटा में भी तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, वहां पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, और वहां पर भी हमारा क्या है, लेबल अवेलेबल है. बट व्हाट वी आर चेकिंग, व्हाट एवर द एल्गोरिथम, व्हाट एवर द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम वी हैव अप्लाइड, वी आर चेकिंग द एक्यूरेसी, वी आर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ दैट एल्गोरिथम, कि भाई ये मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है और एक्चुअल में लेवल क्या है. तो लेवल क्या है, मतलब वो सुपरवाइजर क्या है, वो सुपरविजन, ऊपर सुपरवाइजर होता है तो वो चेक करता है ना कि भाई आपने जो फाइंड आउट किया है या आपने जो आंसर दिया है वो सही दिया है या सही नहीं दिया है. तो सुपरवाइजर अवेलेबल है. यानी कि जो वाई टेस्ट था, अगर मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की बात करूं, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, सॉरी एक्स ट्रेन, ठीक है, एक्स टेस्ट और वाई ट्रेन, सीक्वेंसिंग हमें पता रहनी चाहिए क्योंकि ऑर्डरिंग होती है ना. तो एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट. तो लास्ट में जो वाई टेस्ट था वो क्या था, वही तो सुपरवाइजर था. ठीक है, वही सुपरवाइजर था. तो वो सुपरवाइजर और प्रिडिक्शन ने जो आउटपुट निकाला वो हमारा एक्चुअल आउटपुट आया, तो उसी के बीच में हम डिफरेंस ढूंढ रहे हैं. ठीक है, तो जो वाई टेस्ट है वो क्या है, हमारा सुपरवाइजर. तो ये चीजें कहाँ थी, ये सुपरवाइज लर्निंग में एल्गोरिथम में थी. ठीक है, जहां पे हमारे पास लेवल्स अवेलेबल होते हैं, सुपरवाइजर अवेलेबल होते हैं. बट इन अनसुपरवाइज लर्निंग, एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी सुपरवाइजर, कोई सुपरवाइजर है ही नहीं. ठीक है,
कोई इसमें आप देखो किसी से चेकिंग नहीं हो रही है, ठीक है, कोई ये चेक नहीं कर रहा है कि आपका ये प्रिडिक्शन है और ये आपका आपका एक्चुअल आउटपुट है, कोई आप ये चेकिंग नहीं हो रही, लेबल ही नहीं है, ठीक है, लेबल है ही नहीं है। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, फिर क्या काम होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर होगा क्लस्टरिंग का काम, ग्रुपिंग का काम, ठीक है, एक जैसे आइटम्स एक तरफ, ठीक है, दूसरे जैसे आइटम्स एक तरफ, ठीक है, प्रॉपर्टीज देखी जाएंगी कि ऐसी प्रॉपर्टीज है तो ये चीज है, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज है तो ये चीज है, क्लस्टरिंग होगी, ग्रुपिंग होगी, ठीक है, क्लस्टरिंग करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे आइटम्स होंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे और उसकी ग्रुपिंग करेंगे कि इस इनकी सेम प्रॉपर्टीज है, ये एक अलग क्लस्टर बना रहे हैं, इनकी सेम प्रॉपर्टीज है, ये एक अलग अलग क्लस्टर बना रहे हैं, ठीक है, तो वो काम हम यहां पर करेंगे, ठीक है। तो भाई देखते हैं भाई कैसे होगा। तो बात करते हैं के मींस इज अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। अब ये कैसे क्लस्टर करेगा, देखो नॉर्मली अगर रियल लाइफ में भी अगर देखें तो जैसे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके नई क्लास है, ठीक है, मान लो नई क्लास आपकी बनी, तो वहां पर भी क्या होता है, एक तरीके से आप मान के चलो कि वहां पर भी क्लस्टर बन रहे, कैसे बन रहे, भाई इतने सारे मान लो 50 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया या 60 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, तो अब एक जैसे आपके कोई आपने नया इंटरेक्शन किया, ठीक है, नए नए फ्रेंड बन रहे हैं, तो आपका आप देखो किसी को अपना फ्रेंड बना रहे हो तो आप उसकी क्या है मेंटेलिटी को देख रहे हो, ठीक है, उसको आप समझ रहे हो, तो आप आपको लगता है कि फ्रेंड बनाना चाहिए, मतलब ग्रुपिंग हो रही है वहां पर भी आप देखो ग्रुपिंग बन रही, तो वहां पर भी क्लस्टर्स बन रहे हैं, ठीक है, कि भाई ये मेरे 10 फ्रेंड है, ये मेरे 15 फ्रेंड है, ठीक है, और प्रॉपर्टीज आपकी क्या है वो मैच कर रही है, तो वहां पर भी क्या है क्लस्टर्स बन रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे आइटम्स है आपके पास, जैसे कुछ खाने के आइटम्स हैं, ठीक है, खाने के आइटम्स ले लिए, कुछ ईटेबल्स हैं, ठीक है, कुछ नॉन ईटेबल्स हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास रखे हैं, कुछ ईटेबल्स हैं, कुछ नॉन ईटेबल्स हैं, तो हमने उसका भी क्लस्टर बना दिया कि भाई ये तो खाने का आइटम है और ये खाने का आइटम नहीं, तो उनके अलग क्लस्टर्स बन रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज है यहाँ पर। तो देखो देखते हैं भाई कैसे इसकी मैथमेटिक्स काम करेगी, कैसे क्लस्टर्स बनेंगे, ठीक है, उसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने ले लिया है कुछ डेटा सेट ले लिया है यहाँ पे, और मेरे पास हाइट है, बिड्थ है, ठीक है, हाइट और बिड्थ है। अब हाइट और बिड्थ ये दे रखी है, ठीक है, ये हाइट है, ये बिड्थ है, अलग अलग दे रखा है। अब इसमें क्लस्टर्स बनने हैं, ठीक है, इनके क्लस्टर्स बनेंगे। अब ऐसा डाटा डेटा कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, किसी के टर्म्स में भी हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट्स हैं या लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने बोला कि आइटम्स रखे हुए हैं, अभी मैंने बात की थी ईटेबल्स और नॉन ईटेबल्स हैं, तो मैंने क्या किया कि अब उसमें भी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हो सकती है, जैसे किसी का वेट है, मान लो वेट ले लिया, ठीक है, तो हल्के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, या बहुत ज्यादा भारी नहीं है, और कुछ जगह बहुत ज्यादा भारी है। अब वेट तो दोनों जगह है ना, वेट दोनों जगह है, ठीक है, तो वेट दोनों जगह आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जो दूसरी वाला क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वहां पर वो चीज नहीं है, तो वेट दोनों जगह आ रहा है ना। अब ऐसी कोई चीज हो सकती है जिसमें हाइट भी आ रहा है, वेट भी आ रहा है। अब हाइट और वेट केस में आ रहा है, मान लो कोई पर्सन ही है, ठीक है, उसका हम क्या कर रहे हैं, क्लस्टरिंग कर रहे हैं, तो हाइट और मैंने क्या कर दिया, अलग अलग जो लंबी हाइट के हैं और उनका वेट ज्यादा है उनको अलग अलग क्लस्टर बना दिया, कम हाइट के हैं उनका वेट कम है, हो सकता है इस बेसिस पे मैं बनाऊं, तो हाइट कम है वेट कम है तो उनका एक अलग स्टैंड बना दिया। तो ऐसे कितने स्टूडेंट है, मान लेते हैं कि जिसका हाइट कम है वेट कम है ऐसे 10 स्टूडेंट हैं, और जिसका हाइट ज्यादा है वेट ज्यादा है ऐसे 20 स्टूडेंट हैं, तो उनका एक अलग अलग क्लस्टर बन रहा है, ठीक है, तो ऐसी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मैथमेटिक्स को समझते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो कुछ नहीं है, simple sir, whatever the data points, whatever the samples you are having, whatever the samples you are having, whatever the rows you are having, whatever the records you are having, ठीक है, जितने भी है यहाँ पे मैंने सिर्फ 6 रिकॉर्ड्स ले रखे हैं, है ना, डेटा सेट, ये डेटा सेट की ही बात कर रहे हैं, तो डेटा सेट में कितने भी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। हम आइरिस डेटा सेट को भी समझ सकते हैं, आइरिस डेटा सेट में भी हम देखो उसको दोनों पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और क्लस्टरिंग में भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्लस्टरिंग में नहीं यूज कर सकते हैं भाई। अगर आप देखो, ठीक है, जैसे पहले भी बात हुई थी कि ये किस कैटेगरी में रखा जाए, सेटोसा वाला या हमारा जो आइरिस वाला डेटा सेट है, इसको हम कैसे यूज करें, हम क्लासिफिकेशन में भी यूज कर सकते हैं, सुपरवाइज लर्निंग में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और अनसुपरवाइज लर्निंग में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम वहां पर देखेंगे, देखो वहां पर भी हमने एक बार स्कैटर प्लॉट बनाया था, और आप देखो कहीं ना कहीं क्लस्टरिंग वहां पर भी हो रही थी। हम क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन कर रहे थे, ठीक है, क्लासिफिकेशन हो रहा था, वो बता रहा था कि सैपल विड्थ ये है, सैपल लेंथ ये है, पेटल लेंथ ये है, पेटल विड्थ ये है, तो वो क्लासिफाई कर रहा था कि ये आइटम हमारा ये है, सेटोसा है, वर्सिकुलर है या वर्जिनिका है, ठीक है, वो ये बता रहा था,
ठीक है। अब क्लस्टरिंग भी मैंने एक एग्जांपल में आपको दिखाया था कि क्लस्टर्स भी बनने हैं, तो सेटोसा के अलग क्लस्टर्स बनने हैं। केएनएन में ही देखा था हमने, ठीक है, एक्चुअल में हमने केएनएन में ही देखा था, के नियरेस्ट नेबर में। तो केएनएन की प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि ये वर्सिकुलर का है, ये सेटोसा का है, ये वर्जिनी का है, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्कैटर प्लॉट हम बनाएंगे, ठीक है, वहां पर भी जो पॉइंट्स बनने थे, हमारे पास जो क्लासिफिकेशन वहां पर भी किया था, तो वहां पर भी 0 1 2 था। तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ इस तरीके से ही रहेगा, यहाँ पर भी क्लस्टरिंग हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो उस चीज को समझते हैं वो कैसे बनाया है। तो देखो कुछ नहीं किया है, अगेन वी विल अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे केएनएन में किया था, ठीक है। केएनएन में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता ही है क्या डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि कैसे काम किया गया है, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं है, रैंडमली कोई भी दो डेटा पॉइंट्स उठा लो, ठीक है, कोई भी दो डेटा पॉइंट्स उठा लो, एंड नॉट ओनली टू, ठीक है, कि हमेशा टू नहीं उठाने। आपको लगता है कि आप दो उठाना चाहते हो, दो उठा लो, ठीक है। अब कितने उठाने, कितनी वैल्यूज लेनी है, ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा, या वो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है, ठीक है, उसको मैं बताऊंगा, विच इज नोन एज एल्बो मेथड, ठीक है, जिसको हम एल्बो मेथड कहते हैं। उस चीज को अभी हम समझेंगे। तो हमें कितने पॉइंट्स उठाने हैं, ठीक है, इनिशियली कितने पॉइंट्स हम लेंगे, तो वो क्या लेना चाहिए वो अभी हम देखेंगे एल्बो मेथड से। अभी हम स्टार्टिंग में क्या है, इसकी मैथमेटिक्स को समझने के लिए हम दो पॉइंट्स उठा लेते हैं और दोनों पॉइंट्स को अलग अलग क्लस्टर में रख देते हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को अलग अलग क्लस्टर में रख देते हैं, ठीक है। तो भाई हमने स्टार्टिंग का 1 और 2 पॉइंट उठाए। अच्छा, पॉइंट भी हम दो उठा रहे हैं, और पॉइंट्स कौन से उठा रहे हैं, ठीक है, दो पॉइंट उठाना कोई जरूरी नहीं है, आप कितने भी पॉइंट्स ले सकते हो। ऐसे ही स्टार्टिंग के दो पॉइंट्स ले, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, यू कैन रैंडमली पिक एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है, और 2 पॉइंट की जगह आप 3 पॉइंट भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल समझने के लिए मैंने क्या कर दिया है, 2 पॉइंट्स मैंने लिए हैं और वो भी स्टार्टिंग के, ठीक है। लेकिन दोनों में ही रैंडम हो सकता है, कोई भी हम वैल्यू उठा सकते हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पे रिकॉर्ड हम उठा सकते हैं, और कोई भी के की वैल्यू हो सकती है। के मतलब नंबर ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर्स जितने हम रिकॉर्ड उठा रहे हैं स्टार्टिंग में, उसको क्लस्टर बोला जाएगा, ठीक है। तो हमने उठाया पहला वाला डेटा पॉइंट 185.72, ठीक है, ये एक डेटा पॉइंट है। एक पॉइंट है 170 और 56, यानी कि दूसरे वाले सैंपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही अलग अलग क्लस्टर बना दिए कि भाई एक 185.72 अलग है और 170.56 अलग है, ठीक है। अब इसके जो पहला वाला क्लस्टर है, ये के क्या है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स है, या नंबर ऑफ पॉइंट्स जितने हम उठा रहे हैं वो क्या है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स। तो एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ। अब इस पॉइंट से जितने भी रिमेनिंग पॉइंट्स है उसकी डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। इस पॉइंट से अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन एक एक करके, ठीक है, एक एक करके हम निकालेंगे। अच्छा, बीच में हो सकता है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो भी चेंज हो, अभी हम देखते हैं। तो स्टार्टिंग में ले लेते हैं भाई, 2 पॉइंट्स हमने ले लिए, 2 क्लस्टर ले लिए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा क्या, ऑब्जर्व डेटा, जिसको हम ऑब्जर्व डेटा बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसके इसमें देखेंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये हमारा ऑब्जर्व डेटा है। और सी जो लिया है वो मैंने क्लस्टर के लिए लिया है। तो जो फॉर्मूला में, डिस्टेंस फॉर्मूला में ओ और सी जो रिप्रेजेंट किया है, ओ रिप्रेजेंट ऑब्जर्व डेटा। ऑब्जर्व डेटा का मतलब है थर्ड सैंपल, फोर्थ सैंपल, फिफ्थ सैंपल और सिक्स सैंपल, ठीक है। और क्लस्टर डेटा का मतलब है क्लस्टर की क्या वैल्यू। तो क्लस्टर की स्टार्टिंग में 2 वैल्यू हमने लिए हैं, 1 और 2 पॉइंट लिए हैं, ठीक है। तो क्लस्टर हमारे बीच बीच में चेंज होंगे, हमेशा ऐसा नहीं है कि फिक्स रहेगा, क्लस्टर चेंज होगा। लेकिन अभी क्या क्लस्टर है, अभी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, ठीक है। तो देखो भाई, इसी को हम लेके चलते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में ये मैंने लिखा K1 और K2 दो क्लस्टर हैं, क्योंकि तो 2 डेटा पॉइंट लिए हैं, और ये कितने भी हो सकते हैं ये मैंने बताया, ठीक है। तो अभी हम 2 लेके चलते हैं। तो K1 और K2 लिया, और जो स्टार्टिंग के 2 सैंपल्स थे वो मैंने इनिशियलाइज करा दिया, 185.72, 170.56, ये 2 क्लस्टर हो गए, ठीक है। अब बाकी जितने रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो या तो K1 में आएंगे या K2 में आएंगे, ठीक है। बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी सैंपल्स हैं, वो या तो K1 में आएंगे या K2 में आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्लस्टर्स मैंने फिक्स कर दिए हैं। तो थर्ड पॉइंट से लेके जितने भी रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो या तो K1 में बिलोंग करेंगे या K2 में बिलोंग करेंगे, ये 100% श्योर है, ठीक है। तो देखते हैं कि भाई ये K1 में, यानी कि थर्ड पॉइंट, we have to check whether the third point lies in the cluster K1 or cluster K2,
similarly we will check fourth point whether it belongs to K1 और K2. ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे. तो देखो पहली बार चेक करते हैं थर्ड पॉइंट के लिए. ठीक है, सो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस फॉर द थर्ड पॉइंट व्हिच इज एक्चुअली व्हाट 168,60. दिखा देता हूं मैं, थर्ड पॉइंट दिखा देता हूं 168,60. ठीक है, देखो भाई 168,60. ठीक है, और क्लस्टर के जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स हैं वो आपको पता ही है. ठीक है, वो आपको पता है, तो कुछ नहीं करना भाई, ऑब्जर्व्ड में से क्लस्टर वाले को माइनस करना है. ठीक है, तो देखो 168 यहाँ पर लिखा है, आप किसी से भी किसी में माइनस कर दो क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, वो आपको पता ही है. ठीक है, आप किसी से भी किसी को माइनस कर दो, चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दो, चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर आना है, नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो देखो 168, 185, 185 क्या है, ये वाला पॉइंट है, दिख रहा है आपको सर्कल के नीचे. सो 185 माइनस 168 का होल स्क्वायर प्लस 72 माइनस 60 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो गई. सिमिलरली कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द क्लस्टर टू K2 से भी सॉल्व कर लो. तो 178 में से 168 माइनस किया होल स्क्वायर, 56 में से 60 माइनस किया होल स्क्वायर. अब आप देखो ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट की डिस्टेंस K1 के पास में है या K2 के पास में है? K2. ऑब्वियसली K2 के पास में है. ठीक है, K2 के पास में. तो आपने क्या कर रखा था कि K1 का पॉइंट, ठीक है, आपने कंसीडर कर लिया रैंडमली, पहला पॉइंट K1 के लिए ले लिया, दूसरा पॉइंट K2 के लिए ले लिया, बाकी जितने रिमेनिंग पॉइंट्स है उसकी डिस्टेंस देखनी है कि K1 के पास में है या K2 के पास में है. तो कैसे डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला है. तो हमने भाई जो थर्ड पॉइंट है उसकी डिस्टेंस देख ली, K1 से भी और K2 से भी, जिसके पास में उसको उस क्लस्टर में डाल देंगे, सिंपल. ठीक है, जिसके पास में होगा वो उस क्लस्टर में चला जाएगा. तो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, 4.48 इज स्मॉलर देन 20.8. So the third point will lie in the cluster K2. ठीक है, K2 में ये आ गया. तो हमने यहाँ पे फिर एक देखो सिंपल से स्टार्टिंग में जब लेके चले तो K1 में 1 था और K2 में 2 था. अब क्या हो गया, थर्ड पॉइंट कहां बिलोंग करेगा, थर्ड पॉइंट बिलोंग करेगा K2 में. आ गया. ठीक है, अब व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द करंट सिनेरियो, व्हाट इज द करंट सिचुएशन, क्या है. अब 3 पॉइंट तक हम आ चुके. पहले K1 में पहला पॉइंट था, K2 में दूसरा पॉइंट था. अब हमने थर्ड पॉइंट की भी बात कर ली, बट दैट थर्ड पॉइंट बिलोंग्स टू K2. ठीक है, तो मैंने वही लिखा है, K2 में आ गया 3 वाला पॉइंट भी, 2 तो ऑलरेडी था. ठीक है, तो करंट सिचुएशन हो गई है. डू द सेम प्रोसेस अगेन, लेकिन अभी उससे पहले हाँ एक चीज और कैलकुलेट करनी है उससे पहले. अब हमारा जो K1 था, जो K2 था, और जो नया नया पॉइंट था वो अब आ गया है किसमें, या तो K1 में जाएगा या K2 में जाएगा. लेकिन जब भी नया पॉइंट K1 में जाता है या K2 में, किसी में भी जाए, यू हैव टू अगेन कैलकुलेट द सेंट्रोइड. ठीक है, सेंट्रोइड हम एक्चुअल में सेंट्रोइड निकाल रहे हैं. ठीक है, एक्चुअल में हमारा सेंट्रोइड निकल रहा है, चाहे नया पॉइंट K1 में जाए या K2 में जाए. तो K2 में मान लो गया या K1 में गया, मान लो K2 में गया, तो K2 में आप कितने पॉइंट हो गए, 2. पहले अकेला था तो वो राजा था. ठीक है, सिंपल सी बात है. K1 में अकेला था वो, ठीक है, तो राजा था. K2 में अकेला था तो राजा था. अब K2 में 2 पॉइंट हो गए, अब वो राजा नहीं है, अब एक नया, ठीक है, नया राजा बनेगा. दैट इज नोन एज व्हाट, टेक्निकल टर्म्स में उस चीज को क्या बोलते हैं, एक नया, ठीक है, क्लस्टर आ गया है. अब एक नया क्लस्टर हेड बनाना पड़ेगा. हर एक क्लस्टर का एक क्लस्टर हेड होता है. ठीक है, हर एक क्लस्टर का एक क्लस्टर हेड होता है. ठीक है, तो अब पहले अकेला था, अब 2 हो गए. अब 2 हो गए तो आपका जो पहला जो पॉइंट था, जो उसका हेड था, अब क्योंकि 2 पॉइंट है, अब आपको नया हेड बनाना पड़ेगा. नया हेड कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना, दोनों पॉइंट का एवरेज ले लेना है. ठीक है, विच इज एक्चुअली नोन एज सेंट्रोइड, जिसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं. ठीक है, सेंटर बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे, और हम उसको सेंटर हेड भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो सेंटर टर्म सेंट्रोइड आपने पहले भी सुना है. ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, मतलब जिस पर आप क्या कर रहे हो, ठीक है, जिस सेंटर है उस पर, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं, अभी तो 2 ही पॉइंट्स हैं, फिर आगे और बढ़ेंगे क्योंकि अभी बाकी की पॉइंट्स बचे हैं ना. तो मान लो K2 या K1 जहां पर भी आए, पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे. तो जब जब पॉइंट्स बढ़ेंगे तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको नया सेंट्रोइड निकालना है, नई सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है. ठीक है, तो जैसे जैसे पॉइंट्स ऐड होते चलेंगे, नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको निकालनी पड़ेगी, नया सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा, नया सेंटर हेड बनेगा. ठीक है, आप रियल लाइफ में सोचो, जैसे मान लो आपने एक क्लस्टर बनाया, आपका 2 आपके फ्रेंड्स हैं,
और 10 का आपका मान लो स्टार्टिंग में एक फ्रेंड था, फिर एक नया फ्रेंड आया, ठीक है, नया फ्रेंड आया, तो आप क्या देखो, आप मान सकते हो कि उसमें भी कोई हेड होता है, ठीक है, तीन तीन फ्रेंड हो गए, फिर 4 फ्रेंड हो गए, फिर 5, तो उसमें से भी एक हेड हो गया, ठीक है, मान लो एक हेड हो गया, फिर एक नया पर्सन आया, तो हो सकता है कि नए पर्सन आने से, ठीक है, आपके जो 5 फ्रेंड पहले से थे, ठीक है, हो सकता है कि पुराना वाला ही हेड रहे या नया वाला हेड हो जाए, या उन दोनों का मीन इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो नए पर्सन के आने से चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, और रियल लाइफ में भी होते ही है, ठीक है। या हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो कोई भी नया फ्रेंड या कोई भी नया पॉइंट आता है तो हमारा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो सकती है, जिसे हम सेंट्रोइड बोलते हैं, और ठीक है सेंटर हेड बोलते हैं। तो बस वही करना है। अब क्योंकि नया पॉइंट थर्ड वाला पॉइंट आया है, तो और सेकंड पॉइंट ऑलरेडी K2 में था, थर्ड पॉइंट भी K2 में है, तो दोनों का एवरेज ले लेना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल, ठीक है। तो देखो वही मैंने एवरेज लिया है, सो 170, ठीक है, पहले से था 170, यानी कि देख लो यहाँ पर पॉइंट क्या था, ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था, 170 था, तो 170, ठीक है, और किसके पास में है, कौन सा है थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट के पास में, थर्ड पॉइंट आया है K2 में, तो 170 प्लस 168 डिवाइडेड बाई 2 एंड 56 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, सिंपल सा मीन ले लेना है। सो दिस इज न्यू क्लस्टर हेड। अब जो सेकंड वाला सैंपल था, ठीक है, अब सेकंड वाला सैंपल आप मान के चलो कि अब क्लस्टर चेंज हो चुका है, अब हो गया 16958, तो इसको मैंने फिर 2 सर्किल बनाए, K1 वैसा का वैसा ही है, K2 का सेंटर चेंज हो गया है, ठीक है। नाउ रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर द फोर्थ सैंपल, ठीक है, फोर्थ सैंपल के लिए भी यही करते हैं। देखो इक्विवेलेंट डिस्टेंस फॉर द फोर्थ पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं भैया, फोर्थ पॉइंट क्या है, ये देखो फोर्थ पॉइंट 17968, 17968, ठीक है, ये देखो मैंने फोर्थ पॉइंट लिख रखा है 17968, ये रहा 17968, ठीक है। करंट में K1 K2 की वैल्यू क्या है, K1 है 18572, K2 है 169, जो बदल चुका है अब, ठीक है, 16958, तो कर लो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। अब K1 ये, K2 ये, और फोर्थ पॉइंट ये, अब फोर्थ पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लो, K1 से भी निकालो, K2 से, जिसके पास में होगा वो उस क्लस्टर में चला जाएगा, तो वही तो कैलकुलेट किया है, ठीक है। 185 यानी कि पहला वाला K1 में से 179 को माइनस किया और 72 से 68 को माइनस किया, ये डिस्टेंस आ गई। सिमिलरली K2 से कर लिया, ठीक है, तो देखा गया कि भाई K1 के पास में है ये, तो K1 के पास में, तो K1 में चला जाएगा, सिंपल। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है K1 में, अब फोर्थ वाला पॉइंट चला गया K1 में, फोर्थ वाला पॉइंट चला गया है K1 में, ठीक है। अब K1 पहले अकेला था, अब अकेला नहीं है, अब दूसरा पॉइंट भी आ गया, तो सेंटर तो चेंज होगा, ठीक है। पहले तुम अकेले थे, अब मैं भी आ गया हूं, तो चेंजेस तो करने पड़ेंगे थोड़े से, ठीक है। तो थोड़े से हमने चेंजेस किए, ठीक है। जैसे होता है ना कि मान लो जैसे आपको रूम मिला, ठीक है, जैसे 3 सीटर रूम है, अब अकेले रह रहे हो तो ठीक है आप ही राजा हो, ठीक है, जो मर्जी हो वो करो, लेकिन रूम पार्टनर आ गया, अब थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है, पहले वो अकेला था, अब एक नया पॉइंट आ गया है, तो एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, तो वही एडजस्टमेंट ये है कि दोनों का मीन ले लिया, अब रियल लाइफ में भी ऐसे ही करते हो, ठीक है, दोनों का भी, ठीक है, तो वही चीज हो गई। हाँ सर इसका मतलब हाँ ये है कि मतलब इसमें कोई भी जो पॉइंट आता है वो नया क्लस्टर में ऐड हो जाता है, और वो पॉइंट हाँ, जब ऐड हो जाता है तो उसके लिए एक नया सेंटर बन जाता है उस क्लस्टर के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक ओके। है। तो अब देखो, अब हमने यहाँ पे क्लस्टर हमारे पास दो ही है, ये याद रखना कि क्लस्टर हमारे पास दो ही, क्लस्टर नहीं बढ़ाएंगे, क्लस्टर विल नॉट इंक्रीज, ठीक है। क्लस्टर हमने अगर 2 स्टार्टिंग में माने हैं, क्लस्टर लेने कितने हैं, 2 लेने, 3 लेने, 4 लेने, 5 लेने, ये हम बाद में बात करेंगे, ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमने कितने ले लिए, क्लस्टर 2 ले लिए, तो क्लस्टर 2 ले लिए इनिशियली, अब ये पूरे एग्जाम्पल में 2 ही रहेंगे, क्लस्टर नहीं बदलेंगे, क्लस्टर कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है, क्लस्टर अभी 2 ही रहेंगे, है ना, पूरे एग्जाम्पल में। अब ये 2 क्लस्टर है, अब जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी सैंपल्स हैं, वो या तो K1 में बिलोंग करेंगे या K2 में बिलोंग करेंगे पूरे एग्जाम्पल में, ठीक है। तो भाई जितने रिमेनिंग पॉइंट्स हैं आप देखते चलो कि वो K1 के पास में या K2 के पास में, तो जिसके पास में उसको उसमें रख दो, ठीक है। अब क्योंकि वो अकेला पॉइंट है या 10 पॉइंट है या 15 पॉइंट है, जो भी पॉइंट है, अब नए पॉइंट का इंट्रोड्यूस होने से, ठीक है, इफेक्ट तो पड़ेगा,
ठीक है, यानी कि 15 पॉइंट अगर इधर है और 16 पॉइंट वाला आता है इसमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब उसमें सेंट्रोइड चेंज होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगी, सेंटर हेड चेंज होगा। सिंपल। मतलब सर नया पॉइंट जो आएगा वो इन दोनों में से कोई एक क्लस्टर में जाके ऐड हो जाएगा। 100%, 100%। ठीक है, यस। क्लियर भाई? कुछ तो डिस्टेंस होगी, कुछ तो डिस्टेंस होगी उसकी, है ना? ठीक है, तो ये कैलकुलेट किया, तो ये क्योंकि आ गया है फोर्थ वाला पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, इज वेरी नियर टू, ठीक है, इज वेरी नियर टू K1। ठीक है, कितनी डिस्टेंस है, 6 पॉइंट समथिंग है, और K2 से 14 पॉइंट समथिंग है, तो ऑब्वियसली K1 के पास जाएगा। K1 के पास जाएगा तो K1 अभी तक अकेला था, अब क्या होगा, दूसरा आया तो दूसरा आया, तो अब एवरेज निकालो उसका। ठीक है, तो एवरेज निकाला 185। ठीक है, देख सकते हो पहले क्या था, 185, यस इट इज रिटन देयर। ठीक है, 185। अब फोर्थ वाले पॉइंट का देख लो, फोर्थ वाला पॉइंट 185 ये है, और फोर्थ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, फोर्थ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये थे 179, ये देखो 179 ये है। ठीक है, तो ये तो x के कोऑर्डिनेट हो गए, एंड सिमिलरली फॉर y। ठीक है, सिमिलरली फॉर y, तो 72 और 68 आप देख सकते हो, देखो देखो भाई, फोर्थ पॉइंट का 68 ये हो गया। ठीक है, 68 ये हो गया, और फर्स्ट पॉइंट था हमारा 72, देखो। ठीक है, तो दोनों का एवरेज ले लिया, अब ये नया क्लस्टर हेड बन गया। ठीक है, तो भाई ये आ गया नया क्लस्टर हेड। अब K1 में आ गए हैं 2 पॉइंट, और K2 में भी हैं 2 पॉइंट। ठीक है, अब ऐसे ही जितने भी रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो भी इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से सारे पॉइंट्स आ जाएंगे कहीं ना कहीं पर K1 या K2 में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिमिलरली फॉर 5th पॉइंट, 6th पॉइंट, and whatever the number points you are having, whatever the number of samples you are having, ठीक है, do the same process, ठीक है, अगेन एंड अगेन। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो किसी ना किसी क्लस्टर में होंगे, आइदर इट विल बी इन K1 और इट विल बी इन K2। तो 2 क्लस्टर बन चुके हैं और पॉइंट्स भी अलग अलग आ चुके हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज ग्रुपिंग। ठीक है, ये ग्रुपिंग बन गई है। ठीक है, क्लस्टरिंग बन गई, ग्रुपिंग बन गई है, क्लस्टरिंग बन गई है, कि एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स अलग, दूसरी जैसे प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स अलग। ठीक है, तो आप देखो ये मैंने फाइनली यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आप अगर, ठीक है, यहाँ पे 5th और 6th पॉइंट के लिए कैलकुलेशन नहीं की है, ठीक है, बट इफ यू विल डू दिस कैलकुलेशन यू विल गेट 1 4 5 6 इन द K1 एंड 2 3 इन द K2। ठीक है, यहां तक इसकी मैथमेटिक्स सबको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इतनी ही मैथमेटिक्स है। अब आते हैं हम अपने कोड पर। ठीक है, या एक एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं। ठीक है, इसी मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स मैंने आपको बताई, ठीक है, थोड़ी सी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और देखते हैं। ठीक है, ये देखो भाई, सो दीज आर द पॉइंट्स। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स ले लिए हैं, और 2 स्टार आपको दिख रहे हैं। 2 स्टार कुछ नहीं है, ये है क्लस्टर के हेड, यानी कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आप मान लो। आप फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट मान सकते हो। ठीक है, जो वहां पर अभी हमने एग्जांपल किया था, ठीक है, रेड स्टार और ग्रीन स्टार, या मान लो कि फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है, बाकी जितने हैं वो थर्ड पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक जितने भी हैं। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग में क्या है, अभी अकेले अकेले हैं, राजा है ये। ठीक है, राजा अकेले अकेले हैं, यही क्लस्टर हेड है, मैं भी अकेला, ये भी अकेला, दोनों ही अपने हेड है, लेकिन पॉइंट्स अभी बाकी हैं। तो अब क्या हो गया, अब देखी जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, तो स्टार्ट विद द K सेंट्रोइड्स बाय पुटिंग देम एट रैंडम प्लेस। ठीक है, तो K इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट हुआ, तो ये पॉइंट्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद डिस्टेंस कैलकुलेट होगी ना, डिस्टेंस कैलकुलेट होगी। तो देखो भाई, now compute distance of every point from centroid, वही चीज तो हमने की थी, compute distance of every point from centroid and cluster them accordingly। तो इसको फिर डिस्टेंस कैलकुलेट की गई, और प्लस डिस्टेंस कैलकुलेट करने से पता चला कि वो K1 में आएगा या K2 में आएगा। तो ये पहली बार जब किया तो रेड, अब देखो यहाँ क्लस्टर बनने लगे, पहले क्लस्टर नहीं थे, पहले देखो, पहले ब्लैक पॉइंट्स थे सारे। ठीक है, यहाँ पर अब क्लस्टर बनने लगा, तो जो पहले क्लस्टर हेड था स्टार वाला, ठीक है, उसका हेड अलग बना, तो उसमें भी पॉइंट्स आ गए, तो ये रेड पॉइंट्स अलग क्लस्टर बन गया और ग्रीन पॉइंट्स का अलग क्लस्टर बन गया। ठीक है, चलो ये बन गया, लेकिन अब क्लस्टर हेड भी तो बदलेगा। ठीक है, नए पॉइंट्स आ रहे हैं, तो क्लस्टर हेड जो पुराना था वो पुराना थोड़ी ना रहेगा, क्योंकि नए पॉइंट्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो जो पहले क्लस्टर हेड था वो अब नहीं रहेगा। ठीक
ठीक है, तो वो भी बदलेगा। अब वो बदलेगा, ठीक है, वो बदलेगा तो उससे और डिस्टेंस, फिर डिस्टेंस भी कैलकुलेट होगी। मतलब ये तो जो अभी स्टार है ये पुराना था। जैसे सिंपल होता है ना, जैसे दो दोस्त होते हैं, तीन दोस्त होते हैं कि मैं है, अब कोई नया पर्सन आया वो कहता है नहीं पहले तक तू था अब नहीं है, ठीक है, या सिंपल सा आप देखो, ठीक है, कि अब मैं बनूंगा हेड, तो कभी कभी ऐसा होता है। तो वही चीज यहाँ पे है, तो पहले ठीक है तुम हेड थे, अब क्योंकि नया पॉइंट आ गया तो चीजें चेंज होंगी, तो अब चीजें चेंज होगी तो डिस्टेंस फिर कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो वो देखो, देखो आगे बढ़ते हैं। एडजस्ट सेंट्रोइड्स, ठीक है, एडजस्ट सेंट्रोइड्स सो दे बिकम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर गिवन क्लस्टर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि नया पॉइंट इंट्रोड्यूस हुआ है तो क्लस्टर डेफिनेटली चेंज होगा, और डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, यानी कि ठीक है सेंट्रोइड चेंज हुआ है ना, एडजस्ट सेंट्रोइड सो दे बिकम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर द गिवन क्लस्टर। तो सेंट्रोइड बदला, अब सेंट्रोइड बदला तो जो पॉइंट्स पहले थे उनकी डिस्टेंस भी बदलेंगी, क्योंकि अब नए सेंट्रोइड से डिस्टेंस ली जाएंगी, ठीक है। फिर नया लिया, अगेन रिक्लस्टर, ठीक है, अगेन रिक्लस्टर एवरी पॉइंट बेस्ड ऑन देयर डिस्टेंस विद द सेंट्रोइड, ठीक है, तो दोबारा से क्लस्टरिंग करनी पड़ेगी। फिर क्या हुआ, ठीक है, अगेन एडजस्ट सेंट्रोइड्स, फिर वही काम करना पड़ेगा, वही हम काम करते जा रहे हैं, वही हमने मैथमेटिक्स में देखा। और ये करते 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 कब तक करना है, रिकम्प्यूट क्लस्टर्स एंड रिपीट दिस टिल डेटा पॉइंट्स स्टॉप चेंजिंग क्लस्टर्स, ये तब तक करना है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा क्लस्टर हेड चेंज हो रहा था, क्लस्टर हेड चेंज हो रहा था, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि क्लस्टर हेड की जो वैल्यू है वो चेंज ही नहीं हो रही, ठीक है। आप कितने भी नए डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं तो क्लस्टर हेड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, वहीं पर हमें स्टॉप कर देना है, ठीक है, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलेगा, ठीक है, इस तरीके से हमें ये पूरा प्रोसेस करना है। अब हम इसके समझते हैं इसकी कोडिंग को, ठीक है, तो इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो या तो हमारा क्या होना चाहिए, क्लस्टर हेड चेंज नहीं हो रहा है वहां पे स्टॉप करना है, या हमारे डेटा पॉइंट्स अगर हम मैथमेटिकली देखें जो हमने अभी मैथमेटिक्स अप्लाई की थी, तो हमारे सारे सैंपल डेटा पॉइंट्स अगर खत्म हो जाते हैं तो वहां पर भी हम स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम, क्योंकि हमें पता चल गया कि K1 में ये पॉइंट्स आ रहे हैं और K2 में ये पॉइंट्स आ रहे हैं, तो लास्ट में जब सारे सैंपल पॉइंट्स हमने देख लिया तो दिस इज द करेंट सिचुएशन, ठीक है। फाइनली क्या हुआ ये है, ठीक है, ये आपका सिचुएशन है कि K1 में ये पॉइंट्स आ रहे हैं और K2 में ये पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो समझते हैं भाई, कोड से समझते हैं। तो कोड में पहले मैं आपको CSV फाइल दिखा देता हूँ। क्या है CSV फाइल में, सिंपल सा डेटा लिया है, कोई बहुत बड़ा डेटा सेट नहीं है, ठीक है, सिंपल समझने के लिए है। तो ये है नेम, ठीक है, कुछ नाम ले लिए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नाम नहीं है, एज है और उनकी इनकम है, ठीक है। तो इससे क्लस्टर बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है, नेम है, एज है, इनकम है, ठीक है। अगेन क्लस्टर नाम बनाएंगे तो हमें यहाँ पर जो नाम लिए हैं, नाम का ना तो क्लासिफिकेशन में कोई फायदा होता है, ना ही क्लस्टरिंग में कोई फायदा होता है। आप देखो किसी का नाम कुछ भी है, किसी का नाम कुछ भी है, क्या फर्क पड़ता है इससे, ना तो क्लासिफिकेशन में हेल्प करेगा ना ही क्लस्टरिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। तो कभी भी अगर किसी भी डेटा सेट में अगर नाम होता है तो नाम ना तो हमारी क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है, ना ही रिग्रेशन में हेल्प करता है, और ना ही हमारा क्लस्टरिंग में हेल्प करता है। क्या मिलेगा, किसी का नाम अगर कुछ होता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट डेटा सेट में नाम लिया गया है, ठीक है, और डेटा सेट में नाम हो सकता है, क्योंकि डेटा होगा वो डेटा से भी तो हमें कुछ पता चलना चाहिए, ठीक है। तो ये नाम है, एज है, इनकम है। तो अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है, रिग्रेशन करना है या क्लस्टरिंग करनी है, ठीक है, वी विल यूज न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। और देखो न्यूमेरिकल डेटा के साथ क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा के साथ अगर स्ट्रिंग डेटा होता है तो वो स्ट्रिंग डेटा भी ऐसा स्ट्रिंग डेटा होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम एक्चुअल में कैटेगोरिकल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। कैटेगरीज होनी चाहिए, जैसे हॉट, ठीक है, हॉट, कोल्ड, माइल्ड, ये कैटेगरीज है। डेटा स्ट्रिंग है लेकिन कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी है, हम कैटेगरी बना रहे हैं, कोल्ड, वार्म, ठीक है, इस तरह की कैटेगरी। लेकिन नाम, अब नाम भी स्ट्रिंग है और वार्म, कोल्ड ये भी स्ट्रिंग है, लेकिन वहां पे कैटेगरीज है, नाम कैटेगरीज नहीं है, और नाम आपको कुछ भी नहीं देने वाला, ठीक है।
जबकि स्ट्रिंग दोनों है, स्ट्रिंग वो भी है, स्ट्रिंग है भी। अब इसको मैं अगर मान लो लेबल एनकोडिंग या वन हॉट एनकोडिंग लगा भी दूं तो क्या फायदा, कुछ फायदा है, कोई भी फायदा नहीं। लेकिन हॉट, कोल्ड, माइल्ड या टेम्परेचर, हाई, लो, मॉडरेट, ठीक है, तो इससे हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो डेटा या तो हमारा न्यूमेरिकल होना चाहिए जिसपे हम काम करेंगे, चाहे वो क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है, चाहे हमारा क्लस्टरिंग है। ठीक है, कोई भी, या तो न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए, या हमारा न्यूमेरिकल नहीं है, स्ट्रिंग वाला है, तो स्ट्रिंग में भी कैसा होना चाहिए, कैटेगरिकल होना चाहिए। एक्सक्यूज मी ठीक सर। है, हाँ बताओ। सर हाँ जैसे इसमें सर जैसे आपने बताया ना कि मतलब हॉट कोल्ड और वो हमारी एक कैटेगरी होगी और नेम हमारी कोई कैटेगरी नहीं है सर, वो ठीक है, बट हॉट के अंदर भी कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड चीज़ें होंगी। लाइक हॉट के अंदर कोई भी कोल्ड की कोई वो नहीं होगी, है ना? ऐसे ही अगर हम सर यहाँ पे इनकम लेके चल रहे हैं, किसी दो लोगों की इनकम लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल अमन और अजय। अब सर अमन की इनकम हम लोगों ने अजय की बता दी और अजय की इनकम हम लोगों ने अमन की बता दी, तो वो तो चीज़ तो गलत ही होगी ना। तो स्पेसिफाइड नहीं नहीं वैल्यूज नहीं, तो इनकी भी यहीं पर ही है। नहीं नहीं नहीं, कभी कभी ये नहीं पूछा जाएगा। देखो ये जो आप जो बोल रहे हो दैट इज व्हाट, इसमें कहीं मशीन लर्निंग है ही नहीं। ठीक है, जैसे आपने पूछा है कि माधव की इनकम कितनी है, राहुल की इनकम कितनी है, ठीक है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। ये इसमें मशीन लर्निंग इन्वॉल्व भी नहीं है। ये क्या है, इसमें डेटाबेस इन्वॉल्व है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो एक्चुअल में डेटाबेस में हम डेटा स्टोर करते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज रन करते हैं। ठीक है, ये डेटाबेस का काम है। ठीक है, आप अजय की सैलरी पता कर रहे हो तो अजय की सैलरी पता चल रहे हो, इसमें कहीं मशीन लर्निंग की जरूरत ही नहीं है। इसमें कहीं भी मशीन लर्निंग की जरूरत नहीं है। अजय की सैलरी कितनी है, हाँ। सर अमन और अजय की सैलरी से माधव की सैलरी पता नहीं चलेगी ना। उससे सैलरी कोई लेना देना ही नहीं है, है वही तो। ना, स्पष्ट, कोई लेना देना ही नहीं है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। कभी आप देखो यहाँ पे ये जो आप बता रहे हो वो डेटाबेस का काम ओके सर। है ना, इसमें मशीन लर्निंग इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। तो चलो भाई, ये हमने देख ली है फाइल, और इसी फाइल को हम करेंगे, ठीक है, रीड। तो आते हैं भाई, देखो के मीन्स पहले समझ लेते हैं कि के मीन्स कहां पर है, एसके लर्न में कहां पर है। ठीक है, एसके लर्न में कहां पर है। ठीक है, जल्दी जल्दी से मैं बताता चलता हूँ, एक बार रिव्यू कर लेते हैं, और आप भी अपने मन में रिव्यू कर लिया करो जितनी भी एल्गोरिथम्स आपने पढ़ी हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीजें हमेशा दिमाग में रहेंगी। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रेज, लासो, एसके लर्न डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल के अंदर थी। ठीक है, इंपोर्ट कर दिया था उस पर्टिकुलर, ठीक है, एल्गोरिथम का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, KNN sklearn डॉट नेवर्स के अंदर था। ठीक है, फिर सपोर्ट वेक्टर मशीन, उसमें दो थे, SVC और SVR। ठीक है, दोनों ही SVM में थे। ठीक है, sklearn डॉट SVM के अंदर थे। SVC पे काम करना है तो इंपोर्ट SVC, SVR पे काम करना है तो इंपोर्ट SVR। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने डिसीजन ट्री पढ़ा, तो वो sklearn डॉट ट्री के अंदर था। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट पढ़ा, वो इंसैम्बल के अंदर था, sklearn डॉट इंसैम्बल। ठीक है, इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, तो थोड़ा अपने दिमाग में इस तरीके से किया करो। ठीक है, हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, याद मतलब वैसे नहीं रट्टा लगाना है, मतलब ये एक दो बार करोगे तो हमेशा दिमाग में बैठ जाएगा। सिमिलरली अब आ जाते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग में, के मीन्स पे हम काम कर रहे हैं। तो के मीन्स कहां पर है, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है, तो सिंपल सा sklearn डॉट क्लस्टर। ठीक है, sklearn डॉट क्लस्टर, इंपोर्ट के मीन सिंपल। ठीक है, चलो भाई, पांडास हमने इंपोर्ट कर लिया, पांडास लाइब्रेरी से हमने ये फाइल ले ली जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, अब देखो ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की गई, इसमें ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, एज और इनकम, देखो नेम, नाम नहीं लिया है, नाम का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नाम कुछ भी हो, नाम से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैंने एज और इनकम ले ली, इसमें एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एज एंड इनकम। ठीक है, क्या एज बढ़ती है तो इनकम बढ़ती है, कुछ इस तरीके से हमने इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की। ठीक है, एक्स लेवल पे, एक्स एक्सिस पे एज ले लिया, वाई एक्सिस पे इनकम ले ली। ठीक है, उसको शो कराने की कोशिश की। तो यहाँ पे पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, लोकल रिपोजिटरी में ले लेता हूँ। सर इसकी पीपीटी बन गई है सर। पीपीटी नहीं, मैंने सब इसी में कर दिया। तो पीडीएफ फाइल जो मैंने बनाई है ना, जो हैंड रिटन है ना, हैंड रिटन में ही सब कुछ कर दिया है। ओके है ना, सर। हैंड रिटन, हैंड रिटन, आप पीपीटी हैंड रिटन वाले नोट्स मानो, है ना। ठीक है, यस और बाकी कोड आपके पास है ही है ना। यस सर।
फाइल अभी आई नहीं है। इनकम, ओके, पीडीएफ मैंने कर दी, वो गलत हो गया। पीडीएफ की बात हो रही तो पीडीएफ ही हो गया, ठीक है, डिलीट कर देते हैं पीडीएफ को। ओके, तो CSV फाइल आ गई है, यहाँ पर इसको चला देते हैं और आप देख सकते हो वही कंटेंट आ रहा है डीएफ के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जब हम रन करते हैं तो हम प्रिंट डीएफ भी लिख सकते हैं और सिंपल डीएफ भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर गूगल कोलैब या जुपिटर पे काम करते हैं तो सिंपल अगर वेरिएबल का नाम भी लिख देते हैं वो डिस्प्ले कर देता है, ठीक है, लेकिन लास्ट में होना चाहिए वो। हाँ जी सर इसमें इनकम से पहले स्लैश कंटेंट नहीं लगाया सर, फिर भी ये चल गया। ओके, हाँ, स्लैश कंटेंट नहीं लगा है, हाँ ये बात तो है, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा है, चल गया है ये। ओके, एक बार कॉपी पाथ करके देखते हैं या फिर यहाँ से देखते हैं, डाउनलोड, रीनेम, नहीं रीनेम नहीं करना हमें, डिलीट भी नहीं करना, कॉपी, अच्छा पाथ नहीं दिखा रहा है, तो हम करते हैं कॉपी पाथ करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या पाथ कॉपी होता है, ये चेक करते हैं। तो कंटेंट इसमें आ रहा है, अच्छा कंटेंट बिना कंटेंट के ही चल रहा है, बिना कंटेंट के ही चल रहा है, ठीक है। तो एक बार और फाइल्स के साथ भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है, हो सकता है कि इसमें कुछ चेंज आया हो। चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है, पुराने वाले में भी चला के देख लेना, ठीक है। यस सर। हो सकता है क्योंकि इसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, हो सकता है इस तरीके से कर दिया हो, ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लेना उन फाइल्स के साथ भी, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये सही चीज नोटिस की तुमने अभिजीत, ठीक है, चलो तो भाई प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो ये प्लॉट किया, अब देखो ये प्लॉट कर दिया हमने, ठीक है, अब ये प्लॉट कर दिया, अब ये प्लॉट करने से हमें ऐसा लग रहा है कि क्लस्टरिंग तो हो गई, हमें ये प्लॉट किया भाई, स्कैटर से भी देखो रफली आइडिया हो जाता है, जैसे क्लासिफिकेशन करते हैं या रिग्रेशन कर रहे हैं या फिर क्लस्टरिंग कर रहे हैं, तीनों में से कुछ भी कर रहे हैं और हमने स्कैटर लगा दिया, स्कैटर कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी लगा दो, तो स्कैटर से थोड़ा रफली आइडिया हो जाता है कि हाँ किस तरीके का बिहेवियर है, किस तरीके से चीजें आ रही है, तो हमें थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे ये लग रहा है कि क्लस्टरिंग तो हो गई, क्लस्टरिंग तो कर रहा है, स्कैटर में क्लस्टरिंग कर रहा है, ये एक अलग क्लस्टर बनना है, ये एक अलग क्लस्टर बनना है, ये एक अलग, लग रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये परफेक्ट क्लस्टरिंग जो हमें लग रही है, देखने में लग रही है, ये एक्चुअल में वो क्लस्टरिंग हुई नहीं है प्रॉपर, क्योंकि इसमें अभी देखो, इसमें अभी रॉन्ग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, तो लग रहा है कि एक ग्रुप, अब इसमें टोटल कितने क्लस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आप देख रफली आइडिया लगाओ, 3 कितने क्लस्टर आपको दिख रहे हैं, 3 अगर बात 3 दिख रहे हैं, है ना, 3 क्लस्टर दिख रहे हैं, 3 क्लस्टर दिख रहे हैं, ठीक है, और डेटा पॉइंट्स भी आप देखो तो ये डेटा पॉइंट्स भी आपको अलग अलग साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट्स क्या है, ठीक है, वो एक्चुअल में अलग क्लस्टर के, वो चीज हम आगे देखेंगे। तो एक्चुअल में ये अगर मैंने स्कैटर लगाया, अगर आप ये बात करो कि क्लस्टरिंग हम लगा क्यों रहे हैं, हमें दिख तो रही है क्लस्टरिंग, अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई स्कैटर से हमें लग रहा है कि ये क्लस्टर बन रहे हैं, 3 क्लस्टर बन रहे हैं, देन व्हाई वी विल अप्लाई के मींस एल्गोरिथम, हम क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं ये अलग अलग क्लस्टर्स के एक्चुअल में वो है नहीं, ठीक है, इसमें से 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको लग रहे हैं कि ये इस वाले क्लस्टर में है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है, अभी हम आगे देखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो भाई आगे फिर काम किया गया इसको आगे, क्योंकि के मींस का काम है इसीलिए के मींस हम लगाएंगे, ठीक है, तो के मींस एल्गोरिथम लगाया, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया और क्लस्टर्स हमने दे दिए, एन अंडरस्कोर क्लस्टर्स नाम का कीवर्ड पैरामीटर होता है, उसमें हमने पास कर दिया है क्या, 3 पास कर दिया है, ठीक है, वहां पर जब न्यूमेरिकली हमने सॉल्व किया तो 2 लेके चले थे, आप 2 लेके चल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है, लेकिन हमें आगे जाके ये देखना है कि व्हाट शुड बी द करेक्ट वैल्यू ऑफ के, इस चीज को हम आगे देखेंगे, ठीक है, उसको मैं अभी बस सिंपल सा बता देता हूँ, वो हमारा मेथड होता है, दैट मेथड इज नोन एज एल्बो मेथड, ठीक है, एल्बो मेथड, तो एल्बो मेथड को अभी हम समझेंगे और क्या वैल्यू लेनी चाहिए के की, वो एल्बो मेथड बताएगा, लेकिन अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, 3 लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो 3 हमने लिया, बिल्कुल वैसे ही चलना है जैसे क्लासिफिकेशन में हम करते गए हैं, क्लासिफिकेशन वैसे ही चलना है, ठीक है, तो हमने के मींस का कंस्ट्रक्टर लगाया, इसमें कीवर्ड पैरामीटर पास कर दिया, मॉडल हमारा बन गया, और मॉडल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, फिट और प्रेडिक्ट मेथड लगाते हैं, आप अलग अलग भी लगा सकते हो और एक ही में भी लगा सकते हो, ठीक है, ऐसा भी हमारे पास फंक्शन होता है, ठीक है, आप अलग अलग भी लगा सकते हो और सेम में भी कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे हाँ सर इसमें जो एन अंडरस्कोर क्लस्टर है सर, इसको हम ग्रिड सर सीवी में दे दें तो सर कोई वो बेस्ट ग्रिड निकाल, सर्च
हाँ हाँ, ग्रिड सेल सीवी में भी दे सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं अभी आप उसमें भी देखो, वो ऑप्शन तो है ही है, ग्रिड सेल सीवी वाला भी ऑप्शन है। और ऐसा हमारे एक दो मेथड और होते हैं, ठीक है, उसमें भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एल्गो मेथड भी होता है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं ऐसे। तो देखो भाई, फिट लिया और यहाँ पे ऑप्शन होता है, ठीक है, फिट अंडरस्कोर प्रिडिक्ट हमने लगा दिया, मतलब फिटिंग भी हो रही है, ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग भी हो रही है और प्रिडिक्शन भी हो रही है। अब प्रिडिक्शन किसकी कर रहा है? प्रिडिक्शन तो करेगा, देखो आपके पास क्या नहीं है, आपके पास वाई अंडरस्कोर ट्रेन नहीं है और वाई अंडरस्कोर टेस्ट नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, लेबल नहीं है, ठीक है, सुपरवाइजर नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, प्रिडिक्शन तो करेगा ना। हम ये थोड़ी ना चेक कर पाएंगे कि प्रिडिक्शन सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि वो हमारा काम ही नहीं है, हमें तो क्लस्टर बनाना है। तो प्रिडिक्शन तो हम कर सकते हैं। तो प्रिडिक्शन हमने किया, फिट लगाया, प्रिडिक्ट लगाया, और किस पे लगा दिया? एज और कॉलम पर। डबल डायमेंशन 2D होगा, वो हमने लगा दिया, वाई प्रिडिक्शन का एक रिजल्ट आ गया। तो देखते हैं भाई वाई प्रिडिक्शन का क्या रिजल्ट आया। ये आ गया, वाई प्रिडिक्शन का रिजल्ट आ गया, ठीक है, वाई प्रिडिक्शन। अब देखो ये रिजल्ट क्यों आ रहा है? ये रिजल्ट इसलिए आ रहा है कि बिकॉज वी आर यूजिंग व्हाट, वी आर यूजिंग 3 क्लस्टर्स, 3 क्लस्टर यूज कर रहे हैं। तो 3 क्लस्टर के लिए हो गया 0 1 2, ठीक है। तो इसने पॉइंट्स, जो इनके पास पॉइंट्स है, ये हमारे पास पॉइंट्स थे सीएसवी में, उसने ये बता दिया कि ये इस क्लस्टर में, ये इस क्लस्टर में, ये इस क्लस्टर में, ठीक है, ये देखा गया। तो भाई वाई प्रेडिक्शन ये हुआ। अब हमने क्या काम किया, ठीक है, अब ये चलो ठीक है, अब इसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास जो क्लस्टर्स में जो पॉइंट्स आ रहे थे, वो एक तो एक ही कलर के आ रहे थे, तो पता ही नहीं चल रहा था। अब वो लग रहा था कि ये है, इसी क्लस्टर्स में है, लेकिन उसमें 2-3 पॉइंट्स गलत थे, तो वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपने डेटा फ्रेम में, जो हमारा डेटा फ्रेम है, ठीक है, उसमें एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस किया, और उसका नाम रख दिया क्लस्टर। आप मान के चल सकते हो कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, हम डिपेंडेंट वेरिएबल ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल होगा नहीं, लेकिन हम डिपेंडेंट वेरिएबल ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम हमने क्या दे दिया? क्लस्टर। और वो क्लस्टर, वो वैल्यू कहां से आई? प्रिडिक्शन का कुछ रिजल्ट होगा ना, ठीक है, उसके पास एक्चुअल रिजल्ट नहीं है, लेकिन प्रिडिक्शन का तो कुछ रिजल्ट होगा ना, वो एक्चुअल, वो प्रिडिक्शन वाला रिजल्ट कहां डाल दिया? डिपेंडेंट वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। तो वाई प्रिडिक्शन का पूरा रिजल्ट उठा के दे दिया डीएफ क्लस्टर को। तो एक नया कॉलम बना जिसमें क्या आ गया? 0 1 2 करके वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो इसको चला लेते हैं, तो डीएफ दिखाते हैं, अभी अभी डीएफ देखते हैं। तो देखो ये डीएफ आ गया, ठीक है। नेम एज इनकम थी पहले, अब नेम एज इनकम के साथ क्लस्टर भी आ गया, ठीक है, ये इसके रिजल्ट्स आ गए। तो चलो इतना काम हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्लस्टर्स बन चुके हैं, और क्लस्टर का कभी भी देखो, क्लस्टर देखो ट्रेनिंग हो चुकी है, फिट मेथड लगाया ना हमने, हमने के मींस यूज किया, के मींस यूज किया, मॉडल बना, के मींस यूज किया, मॉडल बना, क्लस्टर्स हमने दिए, फिट कराया, प्रिडिक्ट कराया, ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है मतलब के मींस एल्गोरिथम पूरी लग चुकी है, ठीक है। फिट फिट अगर करा दिया, फिट करा दिया, इसका मतलब ट्रेनिंग हमारी पूरी हो चुकी है। हाँ सर क्लस्टर में 0 1 2 ये इसका मतलब ये क्या सर? 0 1 2 मीन्स क्लस्टर के नाम। आप मान के चलो कि देखो, ये मैंने बोला कि ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर है, तो क्लस्टर का एक नाम दिया है कि ये 0 क्लस्टर है, ये क्लस्टर 1 है, ये क्लस्टर 2 है। तो क्लस्टर 0, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, तो वो 0 1 2 लिख दिया है उसको, है ना, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, तो क्लस्टर, अब के मींस एल्गोरिथम पूरी की पूरी लग गई, मैथमेटिक्स भी लग गई उसमें, मैथमेटिक्स भी लग गई, क्योंकि के मींस आपने क्लस्टर लगा दिया, फिट करा दिया, फिट कर दिया मतलब पूरी मैथमेटिक्स लग गई, ठीक है। अब कोई ना कोई, जब फाइनली, ठीक है, जितने डेटा पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स या तो पहले क्लस्टर में होंगे, या दूसरे में होंगे, या तीसरे में होंगे, क्लस्टर 0 में होंगे, या क्लस्टर 1 में होंगे, या क्लस्टर 2 में होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं होंगे। तो उसका कोई ना कोई तो हेड होगा, ठीक है, उसका कोई ना कोई तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, उसका कोई ना कोई तो सेंट्रोइड होगा। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड आफ्टर ट्रेनिंग द मॉडल, यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन। कैसे? क्लस्टर अंडरस्कोर सेंटर्स अंडरस्कोर नाम का हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, उसी मॉडल पे मैंने लगाया है, तो ये बता देगा आपको उसके कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, एक क्लस्टर का एक x, y होगा ना, ठीक है, एक x, y होगा। तो ये पहला जो आंसर है वो पहले वाले क्लस्टर का x, y है। दूसरा जो आंसर
है वो दूसरे एक्स कॉमा वाई है, और तीसरा वाला जो है वो तीसरे वाले क्लस्टर का एक्स कॉमा वाई है। तो ये कितने इसके रिजल्ट्स आएंगे, जितने क्लस्टर्स होंगे उतने रिजल्ट्स आएंगे। तो हर एक क्लस्टर का एक्स कॉमा वाई होगा ना, तो हर एक क्लस्टर का एक्स कॉमा वाई है। अब ये वैल्यूज आपको बड़ी अजीब सी लग रही है क्योंकि ई प्लस लिखा हुआ है, तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। ई प्लस 0 1 इट मींस व्हाट 10 टू द पावर, ठीक है। तो प्लस के बाद जो लिखा है वो पावर, ठीक है, वो एक्सपोनेंट है, ठीक है। ई को हटा के हम 10 की पावर कर सकते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक व्हाट यू कैन से 3.4 है, तो आप मान सकते हो कि ये 3.4 इंटू 10 की पावर 1 है, तो आप मान सकते हो कि ये 34 है, ठीक है। ये मान सकते हो 80.5 है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स कॉमा वाई आ रहे हैं हर एक क्लस्टर की, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल से एक्स कॉमा वाई, क्योंकि ट्रेनिंग हो चुकी है तो एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा वाई तीनों के आ गए, ठीक है। अब ये सारी चीजें पता चल गई, अगर आपको इतनी जरूरत है तो इतना ही काम किया है। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे को आगे जाके प्लॉट करना है, मैं ये चीजें दिखें, ठीक है। ये मुझे क्लस्टर हेड भी दिखे, ठीक है, क्लस्टर्स भी दिखे, क्लस्टर हेड भी मुझे दिखना चाहिए, तो मैं ये आगे दिखाना चाहता हूँ। तो क्लस्टर हेड मेरे को पता चल गया, क्लस्टर सेंटर्स जैसे बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे नाम है, क्लस्टर हेड, क्लस्टर सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया, 0 वाले एक तरफ, 1 वाले एक तरफ, 2 वाले एक तरफ। तो मैंने कैसे, क्योंकि देखो कॉलम आ चुका है, डेटा फ्रेम में कॉलम आ चुका है, तो मैं इसको अलग अलग डेटा फ्रेम में रख सकता हूँ, ठीक है। तो कैसे रखा भाई, कंडीशन मैच करा दी। तो डीएफ का जो क्लस्टर है उसकी वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो वो सारे डीएफ उठा के मैंने DF1 में दे दिए, ठीक है। ये सिंपल DF1 में दे दिए, अलग अलग जो पूरा का पूरा डेटा फ्रेम है जिसमें 0 1 2 है, ठीक है, रैंडमली कहीं पर भी है, तो 0 वाले एक अलग डेटा फ्रेम में दे दिए, ठीक है, उसके टुकड़े कर दिए 3 पार्ट्स में। तो 0 वाले अलग चले जाएं, 1 वाले अलग चले जाएं, 2 वाले अलग चले जाएं, तो DF1 DF2 DF3 कंडीशन मैच करा दिया, ठीक है। ये हो गया। अब इससे फायदा क्या हो, इससे फायदा ये होगा जो पार्शियली डेटा फ्रेम है हम उसी पे प्लॉट लगाएंगे, ठीक है, उसी पे प्लॉट लगाएंगे, तो अलग अलग प्लॉट होंगे। अब अलग अलग प्लॉट होंगे जिसमें हम अलग अलग कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो वही हमने काम किया है, वही हमने काम किया है। तो स्कैटर 3 बार लगाया, ठीक है, 3 बार स्कैटर लगाया, ठीक है। DF1 पे अलग, DF2 पे अलग, DF3 पे अलग। तो DF1 की एज इनकम अलग होगी, DF2 की एज इनकम अलग होगी, DF3 की एज इनकम कलर अलग, ठीक है। लेवल दे दिया, वाई लेवल दे दिया, ठीक है। तो अब आपको अलग अलग कलर्स में दिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं भाई, ठीक है, इसको रन कराया, इसको रन कराते हैं, अब आपको ये अलग अलग कलर्स में दिखेंगे। तो देखते हैं भाई, देखो ये आ गए अलग अलग कलर। जो आप पहले सोच रहे थे कि ये क्लस्टर में ये वाले पॉइंट्स है, ये क्लस्टर में ये वाले पॉइंट्स है, ये क्लस्टर में ये वाले पॉइंट्स है, अब आपको वो गलती नजर आ रही होगी। 2 रेड पॉइंट्स आ रहे हैं इधर, जो कि आप सोच रहे थे उसी क्लस्टर का, 2 रेड पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, बॉटम लेफ्ट पर, ठीक है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर 2 पॉइंट्स इधर आ रहे हैं, जो कि ठीक है आपको लग रहे थे इसी का पार्ट है, लेकिन एक्चुअल में उसका पार्ट नहीं है। और ऐसे ही बॉटम राइट वाले कॉर्नर में, ठीक है, उसमें अलग क्लस्टर के ही है, लेकिन वो इस वाले क्लस्टर के हैं, तो ये दिक्कत आ रही थी। तो के मीन्स हमें लगाना ही पड़ेगा, जो हम सोच रहे थे कि के मीन्स ना लगाएं और क्लस्टरिंग का काम स्कैटर कर ही रहा है, ठीक है, हमें लग रहा था कि स्कैटर कर तो रहा है काम क्लस्टरिंग का, व्हाई वी आर यूजिंग के मीन्स, यस वी नीड के मीन्स, वो एक्चुअल आपका क्लस्टरिंग कर रहा है। तो ये गलती हमारी आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब एक चीज और गलत है यहाँ पर, अब यहाँ पे ये पॉइंट्स आए हैं, ये हमने पॉइंट्स कर दिया है, लेकिन अगर हम देखें ये पॉइंट्स एक्चुअल में अगर देखा जाए ये पॉइंट्स भी ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट्स ठीक है, लेकिन हमें ये देखने में लग रहा है, ये हमें देखने में लग रहा है, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पे हमें ये देखने में लग रहा है, लेकिन ये क्लस्टर बना तो सही है, ये क्लस्टर बना तो सही है, लेकिन हमें देखने में क्यों लग रहा है, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स लिए हैं और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है, वाई एक्सिस पे आप देखो जो गैप है बहुत ज्यादा है, आप देखो 40,000 फिर 60,000, मतलब जैसे हम लिखते हैं ना ये ग्राफ में, तो कभी भी हम ग्राफ, तो हम आपने 9th क्लास ग्राफ बनाया होगा, आपको जब मैथमेटिक्स का पेपर होता है तो एक अलग से ग्राफ का पेपर मिल जाता है, ठीक है, तो आप ग्राफ बना देते हो, लेकिन उसमें ये भी लिखना होता है ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, वी आर टेकिंग 1 यूनिट एंड ऑन वाई एक्सिस वी आर टेकिंग 1 यूनिट, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस पे भी 1 यूनिट है और वाई एक्सिस पे भी 1 यूनिट है, ठीक है, स्केलिंग के नंबर होते हैं। सेलेक्ट कर दीजिए।
हाँ क्या, एक बार बोलो। सर ये वाली स्लाइड थोड़ा नीचे कर दीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, यस सर। स्लाइड थोड़ा नीचे, ओके ओके। ऐसे या फिर ऊपर? नीचे। ऊपर करना है, नहीं, हाँ नीचे? अच्छा अच्छा बस बस। अच्छा अच्छा, नहीं सर, हाँ हाँ, ऊपर ऊपर, ओके, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, ओके, बस। ठीक है, यस सर। ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये चीज हमने देखी है, ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस हम कितना कंसीडर कर रहे हैं। तो आप तो एक रेंज के बाद जो दूसरी रेंज है 60,000 के बाद 80,000 या 14,000 के बाद 6,000, तो आप देखो 20,000 का डिफरेंस है, मतलब वाई एक्सिस पे 20,000 का डिफरेंस है। और एक्स एक्सिस पर आप देखो, एक्स एक्सिस पर स्केलिंग कम है, वहां पर कम है। तो जो पॉइंट्स है वो इस वजह से थोड़े से गड़बड़ हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट्स आप देखो, अब हमें इसको एडजस्ट करना है, मतलब एक्स एक्सिस पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं डिफरेंस, और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कम है और वाई एक्सिस पे ज्यादा है, तो इसको हमें कम करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एज है और जो हमारी इनकम है, एज एज जो आपको जनरली आप देखो, एज में जो डेटा आएगा वो क्या आएगा, वही 1 से लेके 100 मान लो, और 1 भी नहीं मानो क्योंकि 10 साल तक तो कोई भी नहीं कमाता, ठीक है। तो 10 से लेके 100 तक मान लेते हैं, तो 10 से लेके 100, और इनकम आ रही है थाउजेंड्स में। तो आप देखो इनकी वैल्यूज 100 में भी नहीं है, टेंस में है, टेंस प्लेस तक है, और इसमें आ रहा है 1000 में। तो इसमें अगर हम ग्राफ लोड करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट्स क्या होगा, डिस्पर्स से दिखाई देंगे और सही प्लॉट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे वो इसको हमने क्या करना पड़ेगा, होगा इनकम रेशियो लिया जाएगा। तो रेस्पेक्टिव रेशियो लेने के लिए यहाँ पे लगेगी प्री प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे लगी है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में क्या किया है, एसके-लर्न के अंदर किसका है ये, अभिजीत, हाँ अभिजीत। सर इसमें जो ग्राफ प्लॉट हुआ है सर, इसमें क्लस्टर तो सर हमने k की वैल्यू 3 ली थी, तो सर इसमें क्लस्टर 3 बनने चाहिए थे ना। क्या चीज? क्लस्टर 3 बनने चाहिए थे, हमने k की वैल्यू 3 ली थी ना। हाँ 3 लिए हैं, ठीक है। तो सर 3 क्लस्टर बनने चाहिए थे, इसमें तो सर 2 ही कलर दिख रहे हैं अलग अलग। ओके देखते हैं, नहीं 3 कलर है, 3 कलर है, अच्छा 3 कलर हैं, 3 कलर है, यस सर। ठीक है। तो चलो भाई लगाते हैं। देखो अब इसमें लगेगी प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग करेंगे क्या, जो एज है, जो इनकम है, इस एज को भी हम 0-1 के बीच में वैल्यू में लाने की कोशिश करेंगे, और जो इनकम है उसको भी 0 और 1 के बीच में लाने की कोशिश करेंगे। स्केलिंग करेंगे, नाम से पता चल रहा है स्केलिंग करेंगे। तो एज 0-1 के बीच में लेकर आएंगे और इनकम भी 0-1 के बीच में लेके आएंगे। अब आप कहोगे कि एज 0-1 के बीच में कैसे हो सकती है, इनकम 0-1 के बीच में कैसे हो सकती है। इनकम 0 एक्चुअल में 0-1 के बीच में नहीं है, लेकिन हम दोनों की स्केलिंग इस तरीके से कर रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। जितना एज चेंज हो रहा है उतना इनकम भी चेंज हो रहा है, मतलब जो एक्चुअल डेटा है उसके हम स्केलिंग कर रहे हैं, एज की भी और इनकम की भी, और दोनों ही हम लाने की कोशिश करेंगे 0-1 के बीच में, जिससे हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक्चुअल ग्राफ मिले। आपने बहुत बार देखा होगा कि ग्राफ बड़े अजीब से आ रहे हैं, क्यों अजीब से आ रहे हैं, उसका रीजन यही होता है कि तो हम इसके लिए स्केलिंग गड़बड़ कर देते हैं कि वाई एक्सिस पे हमने अलग यूनिट लिया, एक्स एक्सिस पे अलग यूनिट लिए, ठीक है। तो स्केलिंग हमें ठीक करनी पड़ती है। तो ये प्री प्रोसेसिंग का स्टेप है जिसमें हम एज वाले को भी 0-1 के बीच में लेकर आएंगे और वाई जो हमारा इनकम है उसको भी 0-1 के बीच में लेकर आएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल सा है, एसक्यूएल के अंदर प्री प्रोसेसिंग है, ठीक है। इंपोर्ट मिन मैक्स स्केलर हमने लगाया, मिन मैक्स स्केलर, इसकी मैथमेटिक्स भी है, ठीक है। स्लाइड में वैसे मैंने जो स्लाइड आपको भेजी थी उसमें दे रखी है, ठीक है। अभी हमने उसको देखा नहीं है, ठीक है। अभी हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं मिन मैक्स स्केलर, ठीक है, बाद में उसकी मैथमेटिक्स को भी समझ लेंगे। तो क्या किया, मिन मैक्स स्केलर लगाया। अब हमने क्या किया, एक मैंने यहाँ पे स्टेप लिख दिया, जो डीएफ था हमारा, ठीक है, उसको एक नए वेरिएबल में दे दिया, इसलिए दे दिया क्योंकि कोडिंग मैंने, ठीक है, इसी के ऊपर जो कोडिंग है ना, डीएफ अगर हम कहीं भी चेंज करेंगे और इसको मैं अगर दोबारा से रन करूंगा तो यहाँ पर ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर नॉर्मल हम जैसे एडिटर यूज करें तो वहां ऐसा नहीं होता है, जैसे हम VS कोड यूज करें या फिर पाईचार्म यूज करें या आइडल यूज करें, अगर हमने नीचे चेंजेस किए हैं तो ऊपर ऊपर जो वैल्यू थी वो वही वैल्यू रहेगी,
लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो नीचे वाली वैल्यूज है, अगर आपने दो ऊपर वाली चीज को रन किया तो वो उसमें भी रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉपी बना दी है। ठीक है, तो डीएफ की एक कॉपी बना दी है डीएफ न्यू में। ठीक है, क्या किया है प्री प्रोसेसिंग में, मिन मैक्स स्केलर कंस्ट्रक्टर कॉल किया और इसमें भी फिटिंग कराई हमने, किसकी, पहले कर लेते हैं इनकम की, किसी के भी कर लो। तो इनकम के लिए हमने ट्रेनिंग दी, मतलब 0-1 करने की, 0 और 1 के बीच में लाने की कोशिश कर रहा है, जितनी एज है उसको 0-1 के बीच में स्केलिंग कर रहा है। ठीक है, तो स्केलर कंस्ट्रक्टर कॉल किया मिन मैक्स स्केलर, उसमें फिटिंग कराई मतलब ट्रेनिंग दी, और किसको, इनकम वाले को। तो पूरा का पूरा जो डेटा था किसका, इनकम वाला, जो 1000 में था वो अब 0-1 के बीच में आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, और हमने कहाँ रख दिया है, उसको असाइन करा दिया, किसमें, जो पुरानी इनकम की वैल्यू है वो अब ओवरराइड हो जाए। तो डीएफ न्यू इनकम में क्या आ जाए, ट्रांसफॉर्म और करना पड़ेगा, फिटिंग करने के बाद ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद अब क्या हो गया, पूरे के पूरी जो वैल्यूज थी जो 1000 में थी वो अब 0-1 के बीच में हो गई। ठीक है, तो ये आ गया है हमारा डेटा फ्रेम में। एंड सिमिलरली एज को भी करना है, तो वही फिट और ट्रांसफॉर्म, फिट और ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग में फिट और ट्रांसफॉर्म चलता है, यहाँ फिट और प्रिडिक्ट नहीं है, फिट और ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो फिट कराया अलग कॉलम को, एज को, और ट्रांसफॉर्म करा दिया। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, यहाँ पे इसका आउटपुट भी देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डी एफ न्यू लिख देता हूँ मैं और यहाँ पे रन कर देते हैं। तो देखो भाई ये आ गया, देखो सारे जितने एज और इनकम थे वो 0 और 1 के बीच में आ गए हैं, कोई 1000 नहीं, कोई 1000 नहीं, 20,000 40,000 60,000 कुछ नहीं, 0 और 1 के बीच में करा दिया है, स्केलिंग कर दिया, और सिमिलरली एज की भी कर दी है। तो नाउ दिस इज माय डेटा। अब ये डेटा है तो मैं अब ग्राफ बहुत अच्छे से बना सकता हूं, क्योंकि एज का डेटा भी 0-1 के बीच में है और इनकम का डेटा भी 0-1 के बीच में है। अब प्रॉपर स्केलिंग हो गई ना, अब एक्स एक्सिस पे जितना बढ़ रहा है उतना वाई एक्सिस पे बढ़ रहा है, तो अब ग्राफ एक्चुअल में सही ड्रॉ होगा आपका। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, एक्स में यूनिट कम बढ़ रही है, वाई में यूनिट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और आपको याद होगा ऐसा हो करते थे, आपको जरूर याद होगा, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, वी आर टेकिंग 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस वी आर टेकिंग 1 यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया। आते हैं आगे, अब हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो वही काम बिल्कुल रिपीट कर दिया है मैंने, वही चीज। ठीक है, बिल्कुल ये स्टेप, ठीक है, रिपीटेड है। ठीक है, क्लस्टर वाल 0 वाले अलग, अब सारा नए डेटा पे काम कर रहे हैं। सॉरी ये हमने चला लिया था, नीचे थे हम। ओके नहीं, हाँ यहाँ पर थे हम। ठीक है, तो डी एफ न्यू, ओके डी एफ न्यू यहाँ पे लिखा नहीं है, ये इसको डी एफ न्यू करना पड़ेगा, ये सारा डी एफ न्यू। ठीक है, क्योंकि नया डेटा फ्रेम बन गया है ना, तो इसको मैं कर देता हूँ डी एफ न्यू, लेकिन अब वेरिएबल का नाम क्या है, डी एफ न्यू। तो ये डी एफ न्यू, ये भी डी एफ न्यू, ये भी डी एफ न्यू, ये भी डी एफ न्यू। ठीक है, और डी एफ न्यू, डी एफ न्यू। ठीक है, और डी एफ वन, इसको 1-1 कर देता हूँ। ठीक है, 2-2 कर देता हूँ, और इसको 3-3 कर देता हूँ, क्योंकि डी एफ वन डी एफ टू डी एफ थ्री ऊपर यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो एक नया नाम दे दिया और कुछ नहीं किया है। के मीन्स और देख लेते हैं कहीं पर, ठीक है, कहीं इसके नाम को आगे यूज किया होगा। तो डी एफ वन डी एफ टू डी एफ थ्री, ठीक है, तो यहाँ तक समझते हैं पहले। तो ठीक है, अलग अलग क्लस्टर्स, वही 0 वाला अलग कर दिया, 1 वाला अलग कर दिया, 2 वाला अलग कर दिया, वही काम हमें रिपीट करना है। बस फर्क क्या था, पहले इनकम 1000 में थी और एज हमारी 10 प्लेस तक थी। ठीक है, अब दोनों को हमने क्या कर दिया, स्केलिंग कर दिया 0-1 में। अब काम वही करना है, 0 वाले अलग कर दो, 1 वाले अलग कर दो, 2 वाले अलग कर दो, तो अलग अलग डेटा फ्रेम फिर बना लिए। ठीक है, तो इसको मैं रन कर देता हूँ, ये अलग अलग, फिर हमने के मीन्स फिर लगाया। ठीक है, के मीन्स हमने फिर लगा दिया, तो के मीन्स मॉडल 1 फिर प्रेडिक्ट। ठीक है, डी एफ न्यू वही लगाया हमने, और यहाँ पे फिर प्रेडिक्शन हमने की, मॉडल 1 कर दिया है मैंने। ठीक है, नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ये हमारा मॉडल आ गया। ठीक है, उसके बाद क्लस्टर सेंटर भी बदले भाई, वैल्यूज क्योंकि स्केलिंग की है तो दोबारा से हमें लगाना पड़ेगा, सेंटर हेड बदलेंगे। ठीक है, सेंटर हेड भी बदलेंगे क्योंकि अब स्केलिंग थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो सेंटर हेड, अब देखो सेंटर हेड कैसे आए, ये मैंने देखो सेंटर हेड लगाया। अब सेंटर हेड आपका कहीं ई की पावर में नहीं आ रहा, ई प्लस लिख के नहीं आ रहा, अब ये आपको लग भी रहा है कि हाँ ये अब एक्चुअल हेड आ रहा है। पहले आप देखो, पहले कितना आ रहा था, 80 34, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस आ रही थी।
अब हमने यहाँ पे जब स्केलिंग की तो ये भी हमारे सेंटर भी ये सही आने लगे, ठीक है, तो सेंटर भी हमारे सही हो गए 0.13, 0.11, ठीक है। तो x, y पहले क्लस्टर का, दूसरा x, y, थर्ड x, y ये भी आ गया, ठीक है। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो भाई ग्राफ प्लॉट कर लो, ठीक है, 0 1 2 ये हो गया। अच्छा ये चीज हम पहले लिख चुके थे, तो ये कहीं भी, अच्छा ये हमने एक्स्ट्रा लिख दिया था, ठीक है, चाहो यहाँ लिख दो चाहे पहले लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, नीचे लिख दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ये वही चीज है, और स्कैटर प्लॉट फिर ड्रॉ किया, सारी वही चीज है, ठीक है। अभी ये वाली जो लाइन है इसको अभी मैं कमेंट बना देता हूँ, क्योंकि इसको मैं अभी समझाऊंगा, बाकी सब कुछ वही है, तो चला देते हैं भाई, चला देते हैं। नया क्लस्टर हेड बना, सिंपल स्केलिंग की है, ठीक है, एज की स्केलिंग, इनकम की स्केलिंग, और फिर प्लॉट ग्राफ प्लॉट कर दिया है, ठीक है, उसका सेंटर हेड बदला और उसकी, ठीक है, उसको प्लॉट कर दिया, तो प्लॉट कर दिया, ये आ गया। तो देखो भाई ये प्लॉट किया, अब देखो ये प्लॉट करने से क्या हुआ, ठीक है, पॉइंट्स भी ठीक आने लगे, मतलब स्केलिंग करने से अब आपको लग रहा है कि हाँ पॉइंट सही आ रहे हैं, पहले लग नहीं रहा था। लग क्यों नहीं रहा था कि वाई एक्सिस पे 20,000, मतलब एक स्केल में 20,000 का गैप था, और इधर क्या था, इधर 1 यूनिट का, ठीक है, 1 मान सकते हैं, है ना। आप देख सकते हो, मैं पुराना वाला ग्राफ भी दिखाता हूँ, मतलब क्या वैल्यू थी 27.5 पहला लिया, 27.5 के बाद 30, यानी कि 2.5 का डिफरेंस है, 2.5 का डिफरेंस है, और इधर जा रहा है 20,000 का डिफरेंस। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसी से क्या होता था, पॉइंट्स गड़बड़ा रहे थे, ठीक है, वो लग रहा था कि ये इस वाले क्लस्टर का है, देखने से लग रहा था, लेकिन आप ये भी तो देखो कि वाई एक्सिस पर कितना डिफरेंस आ रहा है, तो उसी चीज को सही किया गया है, ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे सही किया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स अब हमारे आए, ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। तो अब हमारे साफ साफ ये क्लस्टर्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है, ग्रीन वाला क्लस्टर अलग, रेड वाला अलग, और ये ब्लू वाला पॉइंट अलग। अब देखो क्लस्टर्स अलग अलग बन गए हैं, अब क्योंकि क्लस्टर्स अलग अलग बने हैं तो इसका हेड तो दिखाओ, आप हेड तो दिखाया नहीं भाई, कौन सा हेड है, ये एक क्लस्टर बना, ये अलग क्लस्टर बना, ये अलग इसके हेड तो दिखाओ। तो अब हेड दिखाते, तो हेड कैसे दिखा, हेड भाई, हेड तो हमें पता चल गया ना कि दिस इज द हेड, दिस इज द हेड, दिस इज, अभी एक्स कॉमा वाई आए थे ना, 3 पॉइंट आए थे, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, तो सेंटर हेड तो पता है ना, किससे निकाला था, सेंटर अंडरस्कोर, ठीक है, क्लस्टर अंडरस्कोर सेंटर्स, ठीक है, क्लस्टर अंडरस्कोर सेंटर्स अंडरस्कोर, ये एट्रीब्यूट था। तो जब एक्स कॉमा वाई तीनों के पता है तो वो उसको हम प्लॉट भी कर सकते हैं। जब पॉइंट आपको पता है तो प्लॉट भी हो जाएगा, जब आपको पॉइंट पता है तो प्लॉट भी हो जाएगा, और पॉइंट हमें पता है तो प्लॉट ही तो करना है, तो प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो भाई ये जो पॉइंट यहाँ पे छोड़ रखा था इसको हमने प्लॉट कर दिया। तो कैसे प्लॉट होगा भाई, क्लस्टर अंडरस्कोर सेंटर्स अंडरस्कोर के अंदर तो वैल्यूज थी, ठीक है। अब x, इसका x और इसका x, तीनों का x, भाई जब हम प्लॉट करते हैं, स्कैटर प्लॉट करते हैं, तो पहले x के सारे पॉइंट्स दे देते हैं, फिर y के सारे पॉइंट्स दे देते हैं। तो x के सारे पॉइंट्स का मतलब है x1 पहले क्लस्टर का, x2 दूसरे क्लस्टर का, x3 दूसरे क्लस्टर का, तो एक तरफ देने पड़ेंगे ना। तो सारे जितनी रोज हैं, ठीक है, क्लस्टर अंडरस्कोर सेंटर्स अंडरस्कोर में सब आ गए, तो जितनी रोज हैं, तो कॉलम से पहले कॉलम से बाद में मैंने छोड़ दिया है, हमें नहीं पता कितनी रोज हैं, लेकिन कॉलम कौन सा लेना है, x लेना है, तो x के लिए इंडेक्स क्या है, 0, एंड सिमिलरली फॉर y के लिए इंडेक्स हो गया 1। तो x के तीनों पॉइंट पता चल गए, y के तीनों पॉइंट पता चल गए, उसमें स्कैटर प्लॉट लगाया, ठीक है, और ये जो है वो सेंटर के लिए है, तो उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है, थोड़ा सा अलग दिखाना है, तो मार्कर ये सर्कल है, ये सारे नॉर्मल क्लस्टर्स, ठीक है, और जो हेड है उसको थोड़ा तो अलग दिखाओगे ना, पता तो चलना चाहिए कि भाई ये हेड है, अलग दिखना चाहिए ना। तो अलग दिखने के लिए यहाँ पे मैंने मार्कर लगा दिया स्टार, आप कोई भी मार्कर लगा सकते हो, लेकिन सर्कल को छोड़कर, क्योंकि सर्कल तो नॉर्मल वाले के लिए नहीं है। कलर अलग कर देते हैं, थोड़ा सा कलर अलग किया, तो इसको जब चलाया तो अब इसी में भाई है, इन्हीं में से कोई सेंटर हेड, ये जितने पॉइंट्स है इन्हीं में से कोई सेंटर हेड है, ठीक है। तो देखो या सेंटर हेड नहीं, इनमें से नहीं, सेंटर हेड कैलकुलेटेड होकर आया, ठीक है, कैलकुलेटेड होकर आया, तो ये हमारा सेंटर हेड आ रहा है, ठीक है, ये सेंटर हेड आ रहा है। तो देखो ये सेंटर हेड देखो इस कलर में आ रहा है, और देखो डायमंड ये स्टार में आ रहा है, तो दिस इज द सेंटर हेड ऑफ दिस क्लस्टर, दिस इज द सेंटर हेड ऑफ दिस क्लस्टर, एंड दिस इज द सेंटर हेड ऑफ दिस क्लस्टर। तो क्लस्टर में हमें सेंटर हेड भी दिख रहा है, ठीक है, तो सब कुछ रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको,
ठीक है, यहाँ Yes, तक sir. क्लियर है सबको? ठीक है, अब बस एक छोटी सी चीज बची है, ठीक है, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, what should be the value of k, ठीक है, we are taking the value of k 3 in my example, ठीक है, हमने अपने एग्जाम्पल में 3 लिया है, और जब मैंने कैलकुलेशन वाली की तो वहां पर मैंने 2 लिया था, ठीक है, जब मैंने आपको मैथमेटिक्स समझाई थी तो वहां पर 2 लिया था जो हैंड रिटन में था, और जब हमने यहाँ पे कोडिंग की तो मैंने 3 लिया है, ठीक है। तो हम ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि हमें 2 लेना है, 3 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, एंड विच इज एक्चुअली व्हाट, विच इज द नंबर ऑफ क्लस्टर्स, कितने क्लस्टर्स हमें चाहिए, ये कितने चाहिए, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि क्लस्टरिंग इसके लिए अच्छी होगी, ठीक है, या किस के की वैल्यू के लिए क्लस्टरिंग अच्छी होगी। तो उसके लिए यहाँ पे लगता है एल्बो मेथड, ठीक है, एल्बो मेथड, एल्बो मेथड, ठीक है, एल्बो मेथड। ठीक है, तो ये टेक्स्ट जो है ना, अगर आप, ठीक है, थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ मेरे को रेफरेंस लेना है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो एल्बो मेथड अप्लाई करना है, और नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, एल्बो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो भाई एल्बो मेथड लगाते हैं, ये कैसे बताएगा, ठीक है, ये देखो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ एल्बो मेथड में, ये रही हमारी एल्बो, ठीक है, एल्बो सिंपल, दिस इज एल्बो, ठीक है, ये रहा एल्बो मेथड, ठीक है। ये एल्बो मेथड हमें बताएगा कि व्हाट शुड बी द करेक्ट वैल्यू, व्हाट शुड बी द वैल्यू दैट वी विल कंसीडर, ठीक है, इन आवर एग्जांपल, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या किया गया है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर लिया गया है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, और यहाँ पे लिया है एक्स एक्सिस की तरफ लिया गया है के, ठीक है, के, व्हाट शुड बी द करेक्ट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, और व्हाट वैल्यू वी विल टेक क्या वैल्यू लें के की। तो एक्स एक्सिस पर ले लिया है हमने के, और वाई एक्सिस पे ले लिया सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। तो यहाँ पे भाई के की वैल्यू जनरली हम ऐसे नहीं लेते कि 1000 ले ली, 100 ले ली, ठीक है, जनरली क्या होता है 1 से लेके 10 के बीच में ले ली, 1 ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली, ठीक है। 1 में तो लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो है ना, तो के की वैल्यूज है आपकी, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस पर क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्ड, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। तो देखो भाई कैसे अप्लाई करेंगे, क्या देख लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट एक्चुअली सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, मतलब कुछ नहीं किया है, क्लस्टर हेड, जो क्लस्टर हेड है हमारा, ठीक है, उससे उस क्लस्टर में जितनी डिस्टेंसेस है सबकी डिस्टेंस कैलकुलेट की और उसका समेशन कर दिया, ठीक है, सारी डिस्टेंसेस कैलकुलेट किया, उसका समेशन कर दिया। ऐसे दूसरे वाले जो क्लस्टर का है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस ली, ठीक है, और उसका समेशन कर दिया, ऐसे ही सबका कर दिया है, ठीक है। तो वही सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है, और के की अलग अलग वैल्यूज हैं। तो उस चीज को यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, देखते हैं उसको कोडिंग के थ्रू। ठीक है, इस चीज को कोडिंग के थ्रू समझते हैं। तो मैंने क्या कर दिया है, एक लिस्ट ले ली है, ठीक है, एक लिस्ट ले ली है, खाली लिस्ट ले ली है। अब इसमें क्या करेंगे, जितने भी क्लस्टर्स हैं उनके जो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है उसको हम स्टोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उसको स्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे किया भाई, वी आर टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, मैंने आपको अभी ग्राफ पे दिखाया कि के की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके। तो हम अब कुछ भी ले सकते हैं, मैंने रेंज फंक्शन लगा दिया 1 से लेके 10 तक, ठीक है, 1 से लेके 11 तक लगाया है, तो ऑब्वियसली 1 से लेके 10 तक जाएगा। आई एम कंसिडरिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, और अलग अलग के की वैल्यू लेने पे अलग अलग मैंने मॉडल बनाया, के मींस लगाता गया, ठीक है। तो एन अंडरस्कोर क्लस्टर्स पे आई सेट कर दिया, आई मतलब कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, 4 5 6 7 8 9। तो एक बार जब के की वैल्यू 1 है तो मॉडल बना, उसको ट्रेन किया किस पर, एज पर और इनकम पर ट्रेन कर दिया।
ट्रेन करने के बाद, ट्रेन करने के बाद, एक मिनट, ठीक है। तो वी आर टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, नंबर ऑफ क्लस्टर्स अलग अलग होंगे, तो हर एक बार, ठीक है, मैंने उस पर मॉडल लगाया, ठीक है, के मीन्स लगाया, अलग अलग मॉडल मिल रहा है और उसकी ट्रेनिंग की, मतलब के इक्वल्स टू 1 है, तब उसकी ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग करने के बाद सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर निकाला। भाई एक क्लस्टर बन चुका है, ठीक है, क्लस्टर बना, उसका सम ऑफ स्क्वायर्ड निकला, जो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर निकला उसको मैंने खाली लिस्ट में अपेंड करा दिया, पहले खाली लिस्ट थी तो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर आया। अब जितने भी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के हैं सारे के सारे मैंने क्या किया, ट्रेनिंग कराने के बाद सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर ले लिया। तो अगर ये लूप 10 बार चला है तो 10 बार सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर आया है, यानी कि हर एक क्लस्टर के लिए सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर आ गया है, ठीक है, हर एक क्लस्टर के लिए सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर आ गया है। अगर 3 क्लस्टर है तो 3 सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर आएंगे, 10 क्लस्टर है तो 10 सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर आएंगे। तो यहाँ पे 10 बार लूप चला है तो 10 सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर आएंगे, ठीक है, 10 सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर आए और मैंने उसको लिस्ट में रख दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 10 क्लस्टर के लिए सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है, ठीक है। अब मैं वो हम देखना है, उसे हमें के फाइंड आउट करना है कि व्हाट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर हमारे लिस्ट के अंदर आ चुका है, लिस्ट के अंदर, तो एसएससी नाम की जो हमने लिस्ट ली है उसमें सारी सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर आ चुकी है, ठीक है। अब उसका करेंगे क्या, हम कुछ नहीं है, मैंने आपको दिखाया था ना अभी एल्बो वाले में, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर वाई एक्सिस पे लेना है और के की वैल्यू हमें एक्स एक्सिस पे लेनी है। सो वी आर हैविंग 10 different values of k and we are having 10 different values of sum of squared error। तो उससे हम क्या निकालेंगे, एक ग्राफ निकालेंगे, ठीक है, ग्राफ निकालेंगे। तो वही तो काम किया है मैंने, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, एसएससी मैंने हमने निकाला, ये देखो निकला एसएससी, और कितनी वैल्यूज आएंगी भाई, जितनी बार आपका लूप चलना है उतनी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, क्योंकि एम्प्टी है, आपकी लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है, इनिशियली एम्प्टी है, तो 10 बार अपेंड फंक्शन चला है ना, 10 बार अपेंड मेथड चला है तो 10 वैल्यूज आएंगी, तो ये आ गई आपकी 10 वैल्यूज, ठीक है। 10 सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, तो ये 10 वैल्यू आ गई है हर एक क्लस्टर के लिए, ठीक है। अब इससे क्या किया हमने, सिंपल सा, वी विल प्लॉट द ग्राफ, ठीक है, विच इज एक्चुअली नोन एज एल्बो मेथड, ठीक है। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है व्हाट इज एल्बो मेथड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आप उसको पूरा एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो ये हमने बताया, वो ये भी पूछ सकता है कि एल्बो मेथड क्या हो सकता है, होता है, ठीक है, या वो ये भी पूछ सकता है कि एल्बो मेथड हम कैसे निकालेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग से कैसे निकालेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये आगे सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, सिंपल है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर कर दिया, सिंपल सा, कुछ नहीं किया, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज नहीं, और ऐसे यहां प्लॉट कर दिया, सिंपल, ठीक है। अच्छा, जब प्लॉट होगा तो मैंने आपको फिगर में दिखाया यहाँ पर कि कैसे दिखेगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो ये, ठीक है, एल्बो, सिंपल, तो एल्बो जो आपका ये टर्न होता है, ठीक है, जो टर्न है, ठीक है, यहां जहां पर भी ये आएगा, जिस के की वैल्यू के लिए आएगा, दैट विल बी द बेस्ट वैल्यू ऑफ के, ठीक है, जहां पर, ठीक है, टर्न है, तो ये आप देखो यहाँ पे जो टर्न आ रहा है, दैट पोर्शन जहां पर भी जिस के लिए सही आया, कि जिस के लिए ये आया टर्न, ठीक है, जहां पर टर्न हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये पोर्शन, दैट इज द बेस्ट वैल्यू ऑफ के, वही के की सही वैल्यू है। तो एग्जांपल में दिखा गया है 4, ठीक है, ये सिंपल सी इमेज फाइल में मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, ये इमेज फाइल है सिंपल। अब इसी को हम यहाँ पे दिखाते हैं, तो वही चीज तो हम कर रहे हैं, ठीक है, कोडिंग में भी तो यही कर रहे हैं, तो कोडिंग में यहाँ पर भी एल्बो बनेगी, और ये दिखाता हूं मैं आपको, देखो यहाँ पर भी एल्बो बनेगा। नाउ सी दिस, यस, वी आर गेटिंग एल्बो हियर आल्सो, ठीक है, यहाँ पर भी हमें एल्बो दिख रहा है, ठीक है, और आप देख सकते हो, ठीक है, टर्न देखो, टर्न देखो, एक हल्का सा यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको देखना है कि व्हाट, कहां पर ज्यादा टर्न आपको मिल रहा है। तो आप देखो के की वैल्यू जो 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में, तो आप देखो भाई 2 यूनिट का गैप है, और एग्जैक्टली आपको कहां लग रहा है, 3 पर ही लग रहा है,
3 पर ही लग रहा है। तो 3 इज द बेस्ट वैल्यू फॉर दिस मॉडल। ठीक है, k की इस मॉडल के लिए, इस एग्जांपल के लिए k की सबसे जो बेस्ट वैल्यू है among the values lies between 1 to 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको अगर कंफ्यूजन है तो कौन सा हमें k लेना चाहिए, 3 लेना चाहिए, 4 लेना चाहिए, 5 लेना चाहिए, 6 लेना चाहिए, 7 लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? सो दिस एल्बो मेथड विल हेल्प यू। ये आपको बता देगा कि k की वैल्यू आप ये लो। ठीक है, इससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो दिस इज नोन एज एल्बो मेथड। ठीक है, एंड दिस इज द ग्राफ बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k एंड द सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्हाट इज एल्बो मेथड, व्हाट इज सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, ठीक है, ग्राफ कैसे बनता है, किस किस के बीच में बनता है, ठीक है, कौन सी k की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, सेंट्रोइड्स, लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज अवर k मींस एल्गोरिथम। ठीक है, सबको समझ में आ गया? सर हाँ सर इसमें k की वैल्यू वो लेनी है जो सबसे शार्प कॉर्नर हो। हाँ, शार्प कॉर्नर हो, इसीलिए इसका नाम भी इसीलिए एल्बो दिया गया है, टर्निंग पॉइंट। ठीक है, टर्निंग पॉइंट यहाँ से मुड़ रहा है ना? ओके, ठीक है, तो सारा हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, मैथमेटिक्स समझ ली, कोड समझ लिया, ग्राफ समझ लिया, एल्बो मेथड समझ लिया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमने समझ ली हैं। ठीक है, के मींस हमारा ये खत्म हो चुका है। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, बाकी मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है। ठीक है, हाँ, मैंने लिख भी दी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैं फाइल शेयर कर दूंगा। तो यही रखते हैं आज तक, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कल एक दिन नई एल्गोरिथम। हाँ बताओ सर वो डिजिट्स डेटा सेट में सर जो डिसीजन ट्री बनना था सर, वो उसमें ओवरफिटिंग ज्यादा हो रही है सर, एक बार आप देख लीजिएगा। अच्छा, मेरे को कोड भेजते ना, मैं देखता हूँ, है ना? ओके, सो थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एल्गोरिथम के साथ। ठीक है, ओके।